नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासुजिया सेंटर पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड सचिवालय और नगर पालिका के सिलेबस के अनुसार जो खोरठा का नया सिलेबस दिया गया है उसमें गद्य भाग में आपको खोरठा के साहित्यकारों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर निबंध पढ़ने को दिया गया है। और अभी चूंकि बुक्स भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो सभी को पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि जो स्टडी मटेरियल है वो जल्दी मिल नहीं रहे हैं, है ना। किसी तरह से चूंकि हम लोग के पास भी नहीं रहता है तो हम लोगों ने किसी तरह से व्यवस्था किया है और मैंने डिसाइड किया है कि क्लास को आपको ये जो टॉपिक है इसका हर एक क्लास आपको दे दिया जाए और जितना जल्द से जल्द हो सके दे दिया जाए। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखिए, अलग अलग साहित्यकारों का नाम दिया हुआ है आपके खोरठा के सिलेबस में, है ना, स्पेशली सचिवालय और नगर पालिका के लिए जिसका विज्ञापन आ चुका है। तो इसमें कई व्यक्तित्व और कई ऐसे साहित्यकार हैं जिनके व्यक्तित्व के बारे में आपको पढ़ने को कहा गया। उनमें से एक है आपका भुवनेश्वर दत्त व्याकुल, है ना, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जिनका उपनाम व्याकुल है ना। दूसरा आपको पढ़ना है श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में। तो श्रीनिवास पानुरी के बारे में भी आपको पढ़ना, एकदम डिटेल में पढ़ना है कि इनकी क्या कृतियां हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं, कविता में कौन कौन सा कविता है, निबंध या फिर अगर निबंध लिखे है तो निबंध के बारे में, कहानी लिखे है तो कहानी के बारे में। तो तमाम चीज़ों को आपको सब पढ़ना है और वहीं से क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तीसरे में आपको पढ़ना है ए.के. झा के बारे में और चौथे नंबर विश्वनाथ दसोंधी राज, पांचवा विश्वनाथ नागर और छठा शिवनाथ परमानिक और सातवां जो है वो श्याम सुंदर महतो। ये 7 साहित्यकारों के बारे में आपको स्टडी करना है, एकदम डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। तो सातों में से जो पहले साहित्यकार के बारे में आपको पढ़ने को दिया गया है जिनका नाम है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, इनके बारे में आज हम आप लोग को पढ़ाते रहे, है ना। ये जो पीडीएफ है, इसका जो पीडीएफ है वो आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा निबंध आपको मिल जाएगा, 2 पेज का निबंध है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये पेज 1 है और ये पेज 2, ठीक है। 2 पेज का निबंध है और इसी में से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और बाकी का क्लासेस भी मैंने करा रखा है, जैसे कि लोक कथा आपको पढ़ा रखा है और शिष्ट गीत भी आपको पढ़ा रखा है। तो अगर उन क्लास को मिस किए हैं तो क्लासेस को देख लेंगे क्योंकि सिलेबस में आपको वो सब टॉपिक भी पढ़ना है, ठीक है। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के बारे में यहाँ पे मैंने हेडलाइनिंग इसका बना दिया है कि आज हम लोग स्पेशली किन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इनके ऊपर जो निबंध लिखा गया है तो इनके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इनके बारे में जो लिखे हैं, जो पीडीएफ में दिया हुआ है, ठीक है, वो लिखे हैं परितोष कुमार प्रजापति, है ना। इनके बारे में कौन लिखे हैं तो परितोष कुमार प्रजापति, ठीक है, प्रजापति, इन्हीं के द्वारा लिखा गया जो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के ऊपर निबंध है उसको आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। एकदम चीजों को, पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा वो हम आपको लिख करके भी बता देंगे। जैसे देखिए, कह रहा है कि जखन खोरठा भाषा और साहित्य की बात उठे है तो हटान भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के ख्याल आ जाए। जब खोरठा भाषा या खोरठा साहित्य का बात उठता है या खोरठा भाषा का चर्चा उठता है तो ऐसा हो ही ना कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा जिनका उपनाम व्याकुल है इनके बारे में आपको ना सुनने को मिले, क्योंकि ये इतने बड़े हस्ती है खोरठा के क्षेत्र में, ठीक है। और भुवनेश्वर दत्त शर्मा की बहुत सारे ऐसे कविताएं हैं जो बहुत फेमस हुआ, बहुत सारी कहानियां हैं, प्रेम कथा है, तो तरह तरह की चीजें इनका जो है वो फेमस हुआ है, ठीक है। तो एकदम ध्यान से सुनिए चीजों को। कह रहा है साहित्य जगते खोरठा नाव सांगठे में ऊ पेछू नाय हलथीन। और खोरठा भाषा में अपना नाम कमाने में वो पीछे नहीं थे। जे समय लोग धरेक बाहरे सभा सोसाइटी खोरठा बोले में लजा हलथीन। जिस समय लोग सभा सोसाइटी मतलब घर के बाहर किसी जगह पे, है ना, पब्लिक प्लेस में
खोटा बोलने से शर्माते थे, वो अपन माई कोरवा भाषा खोटे गीत कविता लिख हलथिन आर गैबो करलथिन। उस समय जिस समय लोग घर से बाहर समाज में 10 लोगों के बीच में, भीड़ के बीच में खोटा बोलने से लोग शर्माते थे, उसी समय से ये अपना परिचय दे दिए थे कि भाई आने वाले समय में हम खोटा का एक बहुत बड़ा साहित्यकार बनेंगे। ठीक है, तो वो क्या किए थे कि बचपन से ही खोटा का गीत और कविता लिखते भी थे और गाते भी थे। बेसी भावे तखन उनकर गीत कविता किसानी और उलगुलाने लेतार कते सुनल जा हल है। और उस समय जो है इनका गीत को लोग बहुत ही मन लगा करके सुनते थे और लोगों को बहुत पसंद आता था। वो एगो चनफनिया कलाकार गवैया और बजवैया हलथिन, है ना। वो एगो चनफनिया कलाकार और गवैया हलथिन, है ना। मतलब चनफनिया का मतलब है कि वो बहुत ही एक अच्छे कलाकार थे अपने इस खोटा भाषा के, और कलाकार के साथ साथ बजवैया भी थे। ठीक है, वो चीज़ों को बजाते थे, जो वाद्य यंत्र होता है ना बजाने के लिए, उसको वो बजाते भी थे। तो एक बेहतर कलाकार थे, परिपूर्ण कलाकार थे। और खोटा में उन्होंने कई गीत संगीत को गा करके खुद से बजा करके लोगों का मन को मोहने का प्रयास किया। व्याकुल जी पूर्णा पर्याक साहित्यकार लगथिन, है ना। उनकर समय खोटा कोनो साहित्यिक रूप ना हेल। उनके समय में खोटा का कोई साहित्यिक रूप नहीं था। ध्यान रखिएगा, किनके समय में, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का समय में खोटा का कोई साहित्यिक रूप नहीं था। मैतुक खोटा बोली गीत नांदे झूमर डोहा जान कहानी और सुन कहानी रूपी हल। लेकिन खोटा भाषा में कुछ गीत गाया जाता था, है ना, झूमर गाया जाता था, साथ ही साथ जान कहानी और सुन कहानी, है ना। कहानी का दो तरह, एक जान कहानी और सुन कहानी। जेटा परिया चलने आवा है, एकरा उस सात्विक रूपे ढारेक चेष्टा कर ले हलथिन। और जो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी थे, चूंकि खोटा भाषा का अपना कोई साहित्यिक रूप नहीं था और बचपन से ये बहुत बड़े शौकीन थे, जैसा कि अभी आपने देखा कि वो एक बहुत अच्छे कलाकार थे, खोटा भाषा में गाते भी थे, कविता को लिखते भी थे। तो उन्होंने क्या किया कि एकरा वो साहित्यिक रूपे ढारेक चेष्टा कर ले हलथिन। तो खोटा भाषा को एक साहित्यिक रूप देने का प्रयास सबसे पहले किनके द्वारा किया गया, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा के द्वारा किया गया। उनका रचना समय समय बिसुनगढ़े सुखद खोटा साहित्य कुटीर बाट ले बहराइल हले। और उनका जो रचना था वो समय समय पे, टाइम टू टाइम, बिसुनगढ़े के सुखद खोटा साहित्य कुटीर, बिसुनगढ़ का सुखद खोटा साहित्य कुटीर, जो जहां से पुस्तक प्रकाशित किया जाता है, ठीक है, बाट ले बहराइल हले। तो बिसुनगढ़ का जो सुखद खोटा साहित्य कुटीर जो था, यहां से उनका पुस्तक समय समय पे पब्लिक होता था। ठीक है, उनकर रचने और इनका जो रचना हुआ करता था ना, इनका रचना में किस तरह का भाव को स्पष्ट किया जाता था वो भी यहाँ पे बता दिया गया है। जैसे एक तो प्रेम भाव के, है ना, प्रेम भाव से रिलेटेड ये अपनी रचना को लिखते थे, प्रेम से रिलेटेड। उसके बाद है बिरा ज्ञान, है ना, बिरा ज्ञान। इसका देखिए पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से पढ़ लेंगे। मायक महात्म। इसके बाद दुलारेक भाव, है ना, ये इनका भाव रहता था गीत या संगीत का। प्रेम से रिलेटेड वो गीत को लिखते थे, है ना। बिरा ज्ञान मतलब बुद्धि ज्ञान से रिलेटेड वो चीजों को लिखते थे, चाहे वो कहानी हो, है ना, लोक कथा हो, लोकगीत हो। मायक महानतम, है ना, माँ का एक अपना दर्जा होता है, समझ रहे ना। और माँ का जो रूप है वो मुझे नहीं लगता इस धरती पे कोई ले पाएगा, है ना। तो माँ का एक क्या महत्व होता है, इसके बारे में भी उन्होंने कई कविताओं के जरिए, कई कहानियों के जरिए समाज को बताने का प्रयास किया, लोगों को बताने का प्रयास किया। और साथ ही साथ दुलारेक भाग, है ना, दुलार वगैरह से रिलेटेड इनका जो है बहुत सारे गीत रहता था। एगो छुआ दुलार कविते व्याकुल जी सामाजिक विकास खातिर गाँव छुआ सब एक बड़ाई की रंग कर ले रहतीन। देखिए एगो छुआ दुलार, इनका एक कविता था, कविता का नाम है छुआ दुलार। देखिए छुआ दुलार जो कविता था ये क्या है, तो एक कविता है, ठीक है, कविता, ध्यान रखेंगे। इसमें क्या किया है कि व्याकुल जी सामाजिक विकास खातिर, व्याकुल जी जो है वो समाज के विकास के लिए गाँव छुआ सवेक
मतलब गांव का लड़का ये सब का जो नौजवान लड़का लड़की होते हैं बड़ाई की रंग कर ले हलथिन। वो कविता के जरिए लड़के लोगों का और लड़कियों जो यंगस्टर्स होते हैं ना, जो यंग लड़के और लड़कियां होती हैं उनकी बढ़ाई किए हुए हैं, उनका बढ़ाई किए हुए हैं। जे सब हाथे पेंसिल और कांखे पोथी लाई स्कूल जाहथिन। वैसे लोग जो हाथ में पेंसिल लेकर के और कौखी का मतलब है यहाँ पे हाथ के मतलब बीच में क्या किया है कि पोथी लेकर के, पोथी का मतलब है जो किताब वगैरह लेता है ना, बोरा या झोला में लेकर के स्कूल जा रहा है। तो युवा लोग जब हाथ में पेंसिल या कलम लेकर के और कांख में यहाँ पे इस तरह से कांख में दबा करके, इस तरह से अगर पुस्तक है इस तरह से दबा करके और जब स्कूल जा रहा है ना, तो उनका और भी उम्मीद को बढ़ाने के लिए और उनकी बढ़ाई करने के लिए, ठीक है, ताकि वो समाज में और आगे आकर के उन्नति करे, इसलिए उन्होंने कविता के जरिए उनका बढ़ाई करने का प्रयास किया है। और उनका कविता जो है वो कुछ इस प्रकार है कि हमर बाबू हमर सोना, ध्यान से सुनिएगा, हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़ेल गेल, हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़ेल गेल, सुन गे अकली सुन गे खगिया ऊंच कलेजा आइजे भेल। तो सुन गे अकली, अकली का मतलब है गांव में किसी औरत का नाम है अकली और किसी का नाम है खगिया। तो कवि जी अपने कविता के जरिए, जो छुआ दुलार कविता है ना, इसके जरिए जो यंग ब्लड के लड़के और लड़कियां हैं ना, उनका ढाढ़स कह लीजिए या फिर उनका हिम्मत को बढ़ाने के लिए और समाज में वो आगे जाकर के विकास कर सके, इसलिए उनका बढ़ाई कर रहे हैं एक कविता के लाइन के जरिए, कविता के जरिए। उसी में ये कहे हैं कि हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़ेल गेल, सुन के अकली सुन के खगिया ऊंच कलेजा आइजे बेल। जब हमारे गांव के लड़के, हमारे गांव की लड़कियां, हमारे गांव के बच्चे इतने मेहनत करके स्कूल पढ़ाई करने जाते हैं, विद्या अर्जित करने जाते हैं, सीखने जाते हैं, तो हमारा कलेजा जो है वो फक्र से ऊंचा हो जाता है, ठीक है। आगे कराए, व्याकुल जी कविता खोटाही नाई हिंदी और उर्दू हूं लिखा हथिन। और व्याकुल जी जो है वो कविता सिर्फ खोटा में नहीं बल्कि हिंदी और उर्दू भाषा में भी वो लिखते हैं। आपन गीतक और कविताक दराई समाज के जगवे को काम करा हथिन। और अपने गीत और संगीत के जरिए और कविता के जरिए वो समाज को जगाने का प्रयास करते हैं। कौन? भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी। देखिएगा जो छोटा छोटा पॉइंट्स है उसको हम आपको बताते जा रहे हैं। जैसे सबसे पहला बताएं कि इनका कविता जो है वो किस तरह के भाव को स्पष्ट करता है, तो प्रेम से रिलेटेड, विरह ज्ञान मतलब बुद्धि ज्ञान से रिलेटेड, मायक महात्म माँ का महत्व के बारे में, या फिर दुलारेक भाग जो लाड प्यार होता है ना, तो इसके बारे में। इनका जो एक कविता जो आया था, ठीक है, वो छुआ दुलार कविता था। इसके अलावा इसमें मैंने आपको बताया था कि समय समय पर बिशुनगढ़ से सुखद खोठा साहित्य कुटीर से इनका कुछ पुस्तक जो है प्रकाशित हुआ था। तो इन छोटे छोटे बिंदुओं को आप याद रखेंगे, नोट डाउन करते चले जाएंगे, ठीक है। तो आगे कर रहा है कि वो अपने कविता गीत के जरिए, कविता के जरिए, कहानी के जरिए समाज को जगाने का प्रयास करते थे। उनकर मने अपन माटी और मानव के प्रति प्रेम और दर्द है। उनके मन में अपनी मिट्टी और अपनी मनुष्यता के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम था, मतलब प्रेम नहीं दर्द था कि अगर हम अपनी आज की संस्कृति को अगर भूल गए, अपनी मिट्टी को भूल गए, अपनी मिट्टी के साथ गद्दारी किए, तो फिर क्या होगा। से ले जखन सौसे देशे ब्रितानिक शासन के खिलाफ उलगुलान शुरू भेले, वह उलगुलाने के डहरे डहिर गए। तो हुआ क्या कि जब हमारा भारत अंग्रेजों के गुलाम में था, है ना, गुलामी कर रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि हमारे भारत के कई ऐसे योद्धा उन अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए, आज़ादी पाने के लिए, गुलामी से आज़ादी पाने के लिए क्या हुआ, तो राष्ट्र को आज़ाद कराने के रास्ते पे चल पड़े। और उन्हीं के पीछे हमारे भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी भी चल पड़े थे, है ना, उसी राह पे हमारे भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी भी चल पड़े थे। सही कई दांव जेले खिचड़िए खाई भेले। और यही कारण, चूंकि राष्ट्र के लिए वो आवाज उठाते थे, वो आवाज को बुलंद करते थे राष्ट्र में, ताकि उनका राष्ट्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाए, इसकी वो मांग करते थे। इसलिए उनको कई बार जेल जाना पड़ा और जेल में जाकर खिचड़ी खाना पड़ा, ठीक है। सही लेता रे 1930 ईस्वी हजारीबाग जेलें, और उसी जेल जाने के क्रम में 1930 ईस्वी में, सही लेता रे 1930 ईस्वी में किस जेल में, तो हजारीबाग के जेल में, ठीक है, हजारीबाग के जेल में क्या किया था फिर वो, है ना, 1930 ईस्वी में ऐसा क्या स्पेशल था। सही लेता रे 1930 ईस्वी हजारीबाग जेले हिंदी नाम
मैजका साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी जी के संगे देखा भेलन। 1930 ईस्वी में जब वो उनको हजारीबाग के जेल में रखा गया था, उस समय हिंदी के एक बहुत अच्छे कवि, जिनका नाम यहाँ पे हिंदी का बहुत अच्छे साहित्यकार राम वृक्ष बोनीपुरी है ना, जो हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार थे, राम वृक्ष बोनीपुर जी के संगे देखा भेलन। उनसे इनका मिलन होता है हजारीबाग के जेल में। किनसे? तो राम वृक्ष बोनीपुरी। ठीक है, हजारीबाग के जेल में कौन मिलते हैं? राम वृक्ष बोनीपुरी है ना, बोनीपुरी। इनसे उनका मुलाकात होता है। और राम वृक्ष बोनीपुरी कौन रहते हैं? तो हिंदी साहित्यकार होते हैं ये। ठीक है, कब मिले थे? 1930 ईस्वी में मिले थे। बोनीपुरी जी के संगे किछु काल काटला जकर प्रभाव उनखर पर पड़लई। और जब इनके साथ राम वृक्ष बोनीपुरी के साथ वो जेल में कुछ दिन तक रहे तो उनका प्रभाव किन पे पड़ा? तो जो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी है इन पे उनका प्रभाव पड़ा। बोनीपुरी जी के जेल में कैदी नामक एगो हाथ लिखल पत्रिका बहरवले। और बोनीपुरी जी का हाथ से लिखा हुआ, जेल में जब वो थे बोनीपुरी जी, उस समय अपने हाथों से एक पत्रिका को लिखे थे, उस पत्रिका को प्रकाशित किया गया जेल से। ठीक है, तो वही कह रहा है कि बोनीपुरी जी के जेल कैदी नामक एगो हाथ लिखल पत्रिका बहरवल। जेल के कैदी नाम का, ठीक है, जेल कैदी का मतलब है जेल का कैदी नाम का एक पत्रिका यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पुस्तिका नहीं पत्रिका बहराया है ना, पब्लिक हुआ। यह पत्रिका उनकर पहल रचना कवि व्याकुल। और इसी पत्रिका में ये हमारे जो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी हैं उनका पहला रचना जिसका नाम है कवि व्याकुल। क्या नाम है? कवि व्याकुल। तो इनका पहला रचना जो है वो कौन सा है? कवि व्याकुल। इसलिए इनका जो उपनाम पड़ा वो क्या पड़ा? व्याकुल पड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा इनका नाम है, लेकिन व्याकुल इनका उपनाम इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले जब ये 1930 ईस्वी में हजारीबाग के जेल में थे, वहाँ पे इन्होंने बोनीपुरी साहब से मिला। और बोनीपुरी साहब से जब मिला तो बोनीपुरी साहब का एक कैदी नाम का पत्रिका जेल से बाहर आता है, मतलब पब्लिक होता है। उसी पत्रिका में इनका एक कवि व्याकुल नाम का जो रचना है वो प्रकाशित होता है। एकर बादे उनकर लिखल कविता लगातार, मतलब इसके बाद, ये तो पहला था, इसके बाद उनका लिखा हुआ कविता, किनका कविता लिखा हुआ? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा का लिखा हुआ कई कविता लगातार का मतलब है लगातार, जैसे प्रताप, वर्तमान, करमवीर, लोकमान्य, विश्वामित्र, ये सब कविता का नाम है। ठीक है, विश्वामित्र के बाद आपका हो गया हिंदू, पंच, हिंदुस्तान, बालक, जनता और जागृति जैसन दोसर तेसर हिंदी उर्दू पत्र पत्रिका प्रकाशित होते रहल। और ये सारी कविताएं जो है, रचना जो है वो अलग अलग पत्रिका के जरिए इनका प्रकाशित होने लगा। लेकिन ध्यान रखेंगे पहला जो था वो क्या था? कवि व्याकुल है ना, जेले नामक कैदी नामक पत्रिका। अब कैदी नामक पत्रिका से ये पब्लिक हुआ था। आगे क्या करा है? एक ठीन माखनलाल चतुर्वेदी जी लिखले हथिन। अब भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी की इस अचीवमेंट को देख करके एक महान कवि, एक महान लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी लिखले हथिन, मतलब लिखे हैं कि व्याकुल उपनाम से उर्दू भाषा में लिखी गई भुवनेश्वर दत्त जी की राष्ट्रीय कविताएं सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तो व्याकुल उपनाम से उर्दू भाषा में लिखी गई भुवनेश्वर दत्त जी की, मतलब ये जो व्याकुल उपनाम से ये जो कविता आया था ना, ये किस भाषा में था? उर्दू भाषा में। तो भुवनेश्वर दत्त जी की राष्ट्रीय कविताएं सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मतलब बहुत खुशी हुई। ये कौन बोल रहे हैं? माखनलाल चतुर्वेदी जी बोल रहे हैं। ठीक है, ये कवि है और राष्ट्रीयता इनमें कूट कूट कर भरी है। और ये कवि है, सही माने में ये कवि है, और इनके अंदर राष्ट्रीयता मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम जो है वो कूट कूट करके भरा हुआ है। हजारीबाग पहल सांसद और नावकरा स्वतंत्रता सेनानी, हजारीबाग के पहले सांसद और स्वतंत्रता सेनानी रह चुके बाबू राम नारायण सिंह इनका राष्ट्रीय कवि कही के डाका हलतीन। मतलब हजारीबाग के जो पहले सांसद और साथ ही साथ हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़े जो व्यक्ति बाबू राम नारायण सिंह थे, इनको राष्ट्रीय कवि कह करके पुकारते थे। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है
कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी को राष्ट्रीय कवि कह के पुकारो हलथिन, है ना। ऑब्जेक्टिव जब कराएंगे तो वहां पे आप और भी अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, पीडीएफ पढ़ लेंगे और भी अच्छे ढंग से समझ लेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि व्याकुल जी की पहली किताब कलाम ये व्याकुल। अब व्याकुल जी का जो पहला किताब था, है ना, कलाम ये व्याकुल 1939 ईस्वी बिशुनगढ़ हजारीबाग बाटले प्रकाशित भेल हलै। मतलब 1939 ईस्वी में व्याकुल जी का पहला किताब जो प्रकाशित हुआ था, लेकिन कहां से प्रकाशित हुआ था? बिशुनगढ़ हजारीबाग बाटले, है ना। जो प्रकाशक होता है ना, बिशुनगढ़ हजारीबाग का जो प्रकाशक है, वहीं से यह प्रकाशित हुआ था। ई किताबे कविता कुछ लाइन देखा, और इस किताब में जो कविता लिखा हुआ है ना, उसका 4 पंक्ति यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कि क्यों इनको राष्ट्रीय कवि कहा जाता था, या फिर क्यों माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कहा कि इनके अंदर राष्ट्र की भावना कूट कूट करके भरा हुआ है, ठीक है। देखिए कह रहा है नौजवान का मतलब नौजवान, या तो गुलामी को मिटाकर दम लो, वरना अच्छा है कि बस सर को कटाकर दम लो, है ना। मतलब कह रहे हैं कि नौजवान या तो गुलामी को मिटाकर दम लो, या तो गुलामी को मिटा करके दम लो, गुलामी को मिटा दो उसके बाद शांत बैठो, वरना अच्छा है कि बस सर को कटाकर दम लो। वरना अच्छा यही होगा कि अपना सर को कटा लो, उसके बाद दम लो, मतलब आराम करो। ये कविता का 4 पंक्ति है, ठीक है। पूरा कविता जो है वह बहुत ही अच्छा कविता है इनका। ई कविता में उनकर मने आया गुलामिक दर्द और आजादी तड़प बुझल पा रहे हैं। और इस कविता के जरिए यह समझ में आता है कि उनके अंदर गुलामी का कितना दर्द छुपा हुआ है और आजादी का कितना तड़प, मतलब वो कितना तड़प रहे हैं आजादी को पाने के लिए। उस समय हमारे भारत जो थे वो गुलाम, हमारा भारत जो था वो क्या था? गुलाम था, ठीक है। थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है और एक्चुअली में क्या है कि पंखा बंद करके लेना पड़ता है क्लास, ठीक है। नहीं तो आपको वीडियो में आवाज सुनाई देगा, ठीक है। पंखा चलने का बहुत ज्यादा घर घर टाइप की आवाज सुनाई देगा। तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम ही कष्ट कर लेते हैं, 40-45 मिनट या फिर जितना देर का क्लास चलेगा, कम से कम आप लोग को क्लियरली सुनाई तो देगा ना। हर एक बातों को सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये चाहते थे हम आपको स्क्रीन पे भी करा सकते थे, लेकिन वो मजा नहीं आता स्क्रीन पे करने के बाद, ठीक है। और इस क्लास को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कितने को ये क्लास पसंद आ रहा है, आप लाइक करके जरूर बताएं। और मुझे नहीं लगता है कि ये टॉपिक अभी तक आपको यूट्यूब पे कोई चैनल पढ़ाया है ना। मुझे तो नहीं दिखा है, बाकी अगर पढ़ाए होंगे तो अच्छी बात है। कह रहा है कि व्याकुल जी कविता पाठ तो करबे कर हल थीन, एगो बेस वक्ता हल थीन, है ना। कविता जी जो है, ये व्याकुल जी जो है वो कविता और किताब तो लिखते ही थे, लेकिन इसके अलावा एगो बेस वक्ता हलत से ले राम नारायण बाबू उनका बड़ी सम्मान देल थी। इसके अलावा वो बहुत अच्छे वक्ता भी थे, है ना। अब बहुत अच्छे वक्ता भी थे, इसलिए राम नारायण सिंह जो है राम नारायण बाबू उनको बहुत सम्मान करते थे, उनको बहुत सम्मान देते थे। राम नारायण बाबू टान देख उनकर संगे रही के कांग्रेस पार्टी काम देख ले, और राम नारायण बाबू के साथ रह करके ये कांग्रेस पार्टी का देखभाल करने लगे। कांग्रेस पार्टी का जो काम है उसका देखभाल करने लगे। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के सफल बनावे में उनकर बड़ी योगदान रहलन। और रामगढ़ का जो कांग्रेस हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था रामगढ़ का, ठीक है, उसमें ये भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का बहुत योगदान था उस अधिवेशन को सफल बनाने में। व्याकुल जी का जन्म, व्याकुल जी 17 मार्च 1908 ईस्वी, है ना, 17 मार्च 1908 ईस्वी, ध्यान रखेंगे। व्याकुल जी का जन्म जो है वो 17 मार्च 1908। अब बताइए इनका 1908 ईस्वी में जन्म हुआ था। उस समय भारत क्या था? आजाद था कि गुलाम था? तो ऑब्वियस सी बात है गुलाम था, इसलिए इनको आजादी का बहुत चेष्टा लगा हुआ था, ठीक है। तो व्याकुल जी 17 मार्च 1908 ईस्वी गिरिडीह के पासे महथाडी, है ना, गिरिडीह में एक महथाडी नाम का जगह है, एक महथाडी नाम का गांव है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1908 ईस्वी को। मैं तो उनका परिवार हजारीबाग एक बिशुनगढ़ रहा है, और लेकिन उनका परिवार जो है वो हजारीबाग के बिशुनगढ़ में रहते हैं। एखुन उनका घर हुआ है, और अभी भी इनका घर जो है वो बिशुनगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। इवन कि आपका इनका जो पूर्वज हैं वो कहां देखने को मिलेंगे? तो गिरिडीह के महथाडी में देखने को मिलेंगे। जखन व्याकुल जी 6 महीना खला तखन उनकर बाप पंडित बलदेव प्रसाद उपाध्याय सिराई गेल। और जिस समय व्याकुल जी मात्र 6 महीने के थे, उसी समय इनके पिता का नाम है बलदेव प्रसाद उपाध्याय, ये सिरा गए थे, मतलब उनका देहांत हो गया था। से ले उनकर देखभाल उनकर आजा, इसलिए उनका देखभाल जो है वो उनके दादाजी
अयोध्या प्रसाद उपाध्याय करलथीन। मतलब उनके दादाजी का नाम क्या था? अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। इनके द्वारा इनका देखभाल किया गया। हालांकि पिता का नाम जो है बलदेव प्रसाद उपाध्याय है। अपन आजा से ही वो पहिल भाषा बयान करने ज्ञान आर सीखा पहले। मतलब वो अपने दादाजी से ही व्याकरण का ज्ञान सीखे थे। कौन? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी, मतलब व्याकुल जी। घरे उनकर मन नहीं लागे से ले वो 11 बछरे उम्र ही घर से भाग के काशी चल गए। और घर में उनको मन नहीं लगता था, इसलिए 11 वर्ष के उम्र में वो भाग करके कहाँ चले गए थे? काशी चले गए थे। और कुछ दिन पर घूर एला, और कुछ दिन के बाद फिर वापस वो घर घूम आए थे। जखन वो घर से बाहर हला, देश दुनिया के बड़ी निजीक से देखे और बुझे पहला, है ना। जब वो घर से बाहर गया था भाग करके, उस समय वो देश दुनिया को बहुत अच्छे ढंग से एनालाइज किया था, समझा था। से समय गांधी जी के जन जागरण के काम करा हल, देख के कैसे गुलामी से छुटकारा हतै वकर उद्योगे लागल हल। और उस समय ये गांधी जी को भी देख रहे थे, गांधी जी को भी ऑब्जर्व कर रहे थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1915 ईस्वी में गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से इंडिया लौट चुके थे और मन ही मन ये प्लान कर रहे थे कि कैसे हमारा भारत को गुलामी से आज़ादी मिलेगी। 1925 ईस्वी में व्याकुल जी गांधी जी के संगते अहिला और आज़ादी उलगुलाने लायक गलन। और 1925 ईस्वी में ये जो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी हैं वो गांधी जी के साथ को थाम लिया, गांधी जी के साथ चलना शुरू कर दिए और आज़ादी की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। से समय भारतीय समाजे जात पात ऊंच नीच छुआछूत बड़ी जोर हल है। और जिस समय ये गांधी जी के साथ जुड़े थे उस समय हमारे भारत के समाज में जात पात की भावना, ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की भावना जो है वो बहुत ही बड़े पैमाने पे था। बहुत लोग इस चीज को मानते थे। गांधी जी सीख पाई के हरिजन उत्थाने काम में लायक गया और अपन अंतरजातीय बिया कर ले। और जैसा कि आप सभी को पता है गांधी जी जो है वो हरिजन के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किए थे, इसलिए गांधी जी के गांधी जी सीख पाइप के हरिजन उत्थान के काम करने लगे। मतलब गांधी जी से सीख करके ये भी हरिजन का उत्थान के लिए काम करने लगे और लोगों को इंस्पायर करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि जात पात में कुछ नहीं रखा है। ये खुद अपनी विवाह जो है वो अंतरजातीय लड़की से किए थे, ठीक है, मतलब अंतरजातीय विवाह ये किए थे। तकर खातिर समाजे कते विरोध करे पार्लन। और चूंकि ये अंतरजातीय विवाह किए थे इसलिए समाज का कई तरह के विरोध इनको करना पड़ा, है ना। समाज जो था वो इसके खिलाफ आ गया था। ताबो कभी माने जाइत पाइत ऊंच नीचे प्रति विरोधक भाव बढ़ला गेल। मतलब तब भी किसी तरह का जात पात को लेकर के, ऊंच नीच को लेकर के, रंग भेद को लेकर किसी तरह का कोई इनके अंदर जो गलत सोच है वो नहीं आया। व्याकुल जी 17 सितंबर 1984 ईस्वी को सिराई गया। मतलब व्याकुल जी का देहांत जो है वो 17 सितंबर 1984 ईस्वी, है ना। 17 सितंबर 1984 ईस्वी को इनका देहांत हो गया था, है ना। सिराई गेल में तो उनकर देखवल डहर आइजो जगजगाए रहल है, लेकिन उनका दिखाया गया रास्ता आज भी जगमगा रहा है। इट मीन्स, चलिए ये तो पीडीएफ से खत्म हो गया, अब शॉर्ट में आपको समझा दे दें क्या क्या इसमें आपने पढ़ा, है ना। देखिए, जहां पे खोटा को लोग समाज में के बीच में बोलना पसंद नहीं करते थे, बोलने से शर्माते थे, उस समय खोटा भाषा का चेष्टा इनके अंदर था। खोटा भाषा को लेकर ये तरह तरह के गीत, कविताएं, संगीत जो है वो गाते रहते थे। जिस समय खोटा का अपना कोई साहित्यिक रूप नहीं था उस समय से ये खोटा भाषा में कहानी हो, कविता हो प्रकाशित करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। साथ ही साथ इनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट करके भरी हुई थी। अब राष्ट्रीयता की भावना जब कूट कूट के भरी थी तो राष्ट्र को आजाद कराने के लिए भी इन्होंने कई इनिशिएटिव को लिया। इन्होंने महात्मा गांधी से मिला 1925 ईस्वी में, और महात्मा गांधी द्वारा सुझाए गए रास्ते जो हरिजन के लिए उन्होंने, या फिर जात पात को मिटाने के लिए, उच्च जात और नीच जात की सोच को खत्म करने के लिए जो बीड़ा गांधी जी ने उठाया था उसका इन्होंने समर्थन किया। और समर्थन करने के साथ साथ खुद इन्होंने अंतरजातीय विवाह किया, जिस कारण से इनको समाज में कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ी, लेकिन फिर भी इनके अंदर किसी तरह का कोई नेगेटिव नहीं आया। भले ही इनका मौत 17 सितंबर 1984 ईस्वी को हो गया, लेकिन इनके द्वारा दिखाया गया रास्ता आज भी, उसमें दीपक जो है वो जल रहे हैं, आज भी वो जगमगा रहा है। तो यही चीज लिखा गया है। और बाकी पॉइंट जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका जो भाव होता था कविता या कहानी का, तो प्रेम से रिलेटेड, बिया ज्ञान से रिलेटेड, है ना। इनका जो छुआ दुलार कविता था वो भी प्रकाशित हुआ था रामगढ़ से। 1930 ईस्वी में हजारीबाग के जेल से राम वृक्ष बौनपुरी के संपर्क में आए थे, वहीं से इंस्पायर होकर के उन्हीं के कैदी पत्रिका के जरिए अपना कवि व्याकुल
नाम के एक कविता को प्रकाशित किए, जो लोगों को बहुत पसंद आया और धीरे 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 इनका कविता इतना मशहूर होता चला गया कि आज हम लोग इस क्लास में भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के बारे में, उनके जीवनी के बारे में, उन पर निबंध हम लोग पढ़ रहे हैं। तो छोटे मोटे तो इंसान है ही नहीं, साथ ही साथ तो एक बहुत अच्छे खोटा के कवि के साथ साथ लेखक के साथ साथ ये स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं। इसलिए कई मायने से यह टॉपिक आपके झारखंड सचिवालय और नगर पालिका के सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं क्लास मज़ा आया होगा, क्लास में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्लास जो आपका होगा वो श्रीनिवास पानुरी जी पे होगा, ठीक है। श्रीनिवास पानुरी मतलब सीक्वेंस में सारे क्लासेस को हम खत्म कर देंगे और सबका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा, ठीक है। आज जिस साहित्यकार के बारे में, खोटा के उस महान लेखक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने 40 साल में 40 खोटा के किताबों को लिखा है, और सिर्फ 40 खोटा के किताबों को नहीं बल्कि 40 सालों में 40 हिंदी के किताबों को भी लिखा है। तो उन्हीं महान लेखक के बारे में आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। इनका एक बहुत ही फेमस कविता है, नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे। आप में से कितने लोग इसको सुने हुए हैं? नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे, है ना। और बहुत ही फेमस है ये। पूरा कविता को आप पढ़ेंगे तो बहुत ही ये मतलब आनंद लगता है सुनने में, बहुत ही आनंदित है ये कविता। तो इन्हीं के बारे में आज की इस क्लास में हम आपको समझाने वाले। बहुत तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से आपको पूछे जाएंगे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए, श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में जिन्होंने लिखा है उस व्यक्ति का नाम है प्रदीप कुमार दीपक। देखिए, ये मैं खुद से नहीं, ये पीडीएफ है, पीडीएफ को प्रिंट आउट में कराया हूँ, ठीक है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जहाँ पे आप श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ सकते हैं। टोटल 3 पेज का ये पीडीएफ है, ठीक है। तो कह रहा है प्रदीप कुमार दीपक जी ने श्रीनिवास पानुरी जी से इंस्पायर होकर के, चूंकि प्रदीप कुमार दीपक जी भी एक खोटा के बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं, और इन्होंने श्रीनिवास पानुरी जी के जीवन के बारे में लिखा है और सारी बातों को एकदम बेहतरीन ढंग से लिखा है। देखिए क्या क्या लिखा उन्होंने। कह रहा है कि झारखंड की धरती 25 दिसंबर 1920 ईस्वी के कधियो नाई बिरसरतीन। झारखंड के इस इतिहास में 25 दिसंबर 1920 का वो दिन झारखंड के इतिहास से कभी भूला नहीं जा सकता है। इस दिन को कभी भूला नहीं जा सकता है, कभी मिटाया नहीं जा सकता है। काहे कि यह दिन खोटा महाकवि, क्योंकि इसी दिन खोटा भाषा के महान कवि श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म भेल हलै। श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म हुआ था कब? 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है। ये 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, है ना। और इसलिए झारखंड के इतिहास में, झारखंड की धरती में जब तक झारखंड रहेगा, जब तक यह धरती रहेगा, 25 दिसंबर का दिन को भुलाया ना जा सकता है, और 25 दिसंबर 1920 के वह दिन को भुलाया नहीं जा सकता है। धनबाद करिया कोयला के बीच पानुरी जी एगो हीरा बन बहरैल और चातल पीतल गंजाय लौकिक राव बन गए। धनबाद के वो काले धरती के बीच से एक हीरा के रूप में श्रीनिवास पानुरी जी निकलते हैं। इट मीन्स यहाँ पे लेखक बताना चाह रहा है, प्रदीप कुमार दीपक जी बताना चाह रहे हैं कि श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म जो है वो धनबाद में हुआ था। और धनबाद आप सभी जानते हैं कि झारखंड का वह जिला जहां पे सबसे अधिक मात्रा में कोयला निकाला जाता है। सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोयला कहीं निकाला जाता है या कोयला पाया जाता है तो वो झारखंड का धनबाद जिला है। और इसी जिले में इनका जन्म हुआ था, श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म हुआ था, है ना। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि करिया कोयला के बीच पानुरी जी एगो हीरा बन बहराइल और चातल पीतल गंजाई लोके राव बन गेल। और जो जिस लोगों को दबाया जा रहा था, जिन लोगों को दबाया जा रहा था, झारखंड के लोगों को जहां दबाया जा रहा था, उनका एक इंस्पिरेशन बन गए, एक मसीहा के रूप में बनकर निकले, ठीक है।
चेतनाक लहर उठे, जनसभा खोठाक रचना कर मानुषिक दिले आलो बारे सफल भेले। और इनका एक चेष्टा था शुरू से कि खोटा भाषा में इनका बहुत लगाव था। खोटा भाषा में कई रचनाओं को इन्होंने लिखा और लिख करके जब इनकी रचनाओं को, इनकी कविताओं को, इनकी कहानियों को लोग पढ़ना शुरू किए तो लोग इनके दीवाना होते चले गए। कहल जाए जे पानुरी जी पानुरी जी बाबा, बाप नहीं, बाप का मतलब पिता होता है। कहल जाए जे पानुरी जी बाबा नवादा जिला मंझवे तुंगिक बेलदारी से आयल हल। और कहा जाता है कि पानुरी जी के जो दादाजी थे ना, बाबा का मतलब होता है दादाजी, है ना, वो कहाँ से आए थे? तो तुंगिक बेलदारी नवादा जिला का एक स्थान है ना, वहां से उठ करके कहाँ आए थे? तो धनबाद जिला में आकर के रहना शुरू किए थे। ठीक है, लेकिन इसका कोई एक होता है ना कि सही जानकारी नहीं, ये सिर्फ संभावना बताया गया है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन संभावना कम ही बनेगा। वोखिन 3 भाई हल और श्रीनिवास पानुरी जी 3 भाई थे। कितने भाई? 3 भाई। एक भाई कतरा से बास करला, एक भाई, 3 भाई में से एक भाई जो है वो कतरास में रहने लगा। ठीक है, 3 भाई था, एक भाई कहाँ रहने लगा? कतरास में रहने लगा। और बाकी के 2 भाई, है ना, बाकी के 2 भाई कल्याणपुर बरवड्डा, है ना, कल्याणपुर बरवड्डा में बस गया। तो वही कह रहा है कि एक भाई कतरा से बास करला, बाकी 2 भाई कल्याणपुर बरवड्डा बस गया, कल्याणपुर बरवड्डा में जाकर के बस गया। ठीक है, इनकर बापे का नाम श्री शालीग्राम पानुरी, बापे का नाम मतलब होता है पिता का नाम श्री शालीग्राम पानुरी था, जबकि इनकर माये का नाम, माँ का नाम क्या था? तो दुखनी देवी ये था। ठीक है, तो इनकर बापे का नाम शालीग्राम पानुरी, माई दुखनी देवी, इनकर जेठा विशेषर पानुरी 4 दाइलेक दुकान हलय। और इनका जो जेठा कह लीजिए, मतलब चाचा कह लीजिए, इनका नाम क्या था? विशेषर पानुरी, है ना। तो विशेषर पानुरी जी का चावल और दाल का दुकान था। ठीक है, 4 दाल का दुकान हलय, किंतु इनकर बाप खेती कर रहल। तो चाचा तो खैर बिजनेस करते थे, दुकानदारी करते थे, लेकिन इनके पिता जो थे, पिता का नाम क्या बताया आपने अभी? हमने श्री शालीग्राम पानुरी। तो पानुरी जी, श्रीनिवास पानुरी जी के जो पिता थे वो खेती बाड़ी करते थे, किसान थे। ठीक है, इनकर बड़ भाई नाम राम खेलावन पानुरी, है ना। इनके बड़े भाई का नाम क्या था? राम खेलावन पानुरी, शायद मैंने कहीं पे लिखा है, हाँ, बड़ भाई के नाम राम खेलावन पानुरी था। ठीक है, एक मात्र बहन सावित्री देवी हली, और इनकी बहन, एक बहन थी। टोटल 3 भाई थे, है ना। 3 भाई में बड़ भाई का नाम क्या था? तो राम खेलावन पानुरी, और 3 भाई पर एक बहन थी सावित्री देवी, है ना, सावित्री देवी, जिसका बिहार मनईटाण हुआ था। शादी कहाँ हुआ था? मनईटाण हुआ था। ठीक है, 1930 ईस्वी में लोअर प्राइमरी करल बादे पानुरी जी की शिक्षा जिला स्कूल धनबाद में पूरा भेलै। 1930 ईस्वी में लोअर प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये उच्च शिक्षा के लिए, मतलब क्लास 9-10 पढ़ने के लिए जिला स्कूल धनबाद में जाकर के अपना नाम दाखिल करवाए, और वहीं से इन्होंने मैट्रिक पास किया, और ये मैट्रिक से ज़्यादा पढ़े भी नहीं। ठीक है, गरीबी कारण मैट्रिक से आगू नहीं पढ़े पारले, गरीबी रहने के कारण मैट्रिक से ज़्यादा ये नहीं पढ़ पाए, किंतु ताल ले इनकर भीतर साहित्यिक चेठा जाग गेल हल। लेकिन जब तक ये मैट्रिक पास करते ना, तब तक इनके अंदर खोटा साहित्य को लेकर के, मतलब साहित्य को लेकर, सिर्फ खोटा का नहीं, हिंदी के भी साहित्य को लेकर के अंदर जो है चेष्टा जग चुका था, इच्छा जग चुका था। इनकर बियाह मूर्ति देवी संग भेलन। अब इनका जो शादी है वो मूर्ति देवी के संग हो गया था, मतलब इनकी पत्नी का नाम क्या है? तो मूर्ति देवी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस चीज को। इनकर बियाह मूर्ति देवी संग भेलन। बापे के मृत्यु 9 सितंबर 1939 साले भेलै, और इनके पिता जिनका नाम श्री शालीग्राम पानुरी था, इनका मृत्यु कब हो जाता है? तो मृत्यु हो जाता है 9 सितंबर 1939 ईस्वी को। ठीक है, 9 सितंबर 1939 ईस्वी को इनका मृत्यु हो जाता है, जब श्रीनिवास पानुरी जी मात्र 19 वर्ष के होते हैं। 19 वर्ष के होते हैं, मतलब श्रीनिवास पानुरी जी का उम्र
19 वर्ष होता है उसी समय इनके पिता का देहांत हो जाता है और 1944 साले मायक मृत्युक बादे और 1944 ईस्वी में इनका मां का भी निधन हो जाता है। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट डेट जो है वो याद रखेंगे। 1944 ईस्वी में इनकर मायक मृत्युक बादे पानुरी जी के विधा ध्यान अपन रोजी रोटी रोजगार बांटे गए और जब माँ बाप गुजर गए है ना, तो इनका ध्यान जो है वो अपना स्थिति को सुधारने के लिए रोजी रोजगार की तरफ चला गया। 1946 ईस्वी में पानीपुरी जी पूर्णा बाजार धनबादे एगो पान गुमटी खोलला। 1946 ईस्वी में पानुरी जी जो है धनबाद के पुराना बाजार के इर्द गिर्द वो क्या खोले, एक पान की गुमटी खोले। ठीक है, पान का गुमटी खोले। पान कत्था से हाथ रंगाई लगल और उनकर कलम से कविता कहानी रूपे कागज रंगाई लगलन। और पान बनाते बनाते पान का जो कत्था रंग होता है ना, उससे उनका हाथ रंगना शुरू हो गया और इसी तरह से उनके कलम से कविता और कहानी रूपे मतलब कविता और कहानी के रूप में कागज जो है वो रंगना शुरू हो गया। क्योंकि शुरू से इनका इच्छा था कि भाई ये साहित्य में इन बहुत चेष्टा रखते थे, बहुत इंटरेस्ट रखते थे। ठीक है, लोग पाने के संगे संगे उनकर कविता के आनंद उठवा हला और जो भी व्यक्ति उनके गुमटी पे पान लेने के लिए आते थे वो साथ ही साथ क्या करते थे, तो उनका जो कविता था ना उसका भी आनंद लेते थे। किंतु अपन फक्कड़ स्वभाव के कारण उनकर आर्थिक दशा ठीक नहीं रहे लगल, लेकिन उनका जो पोलाइट स्वभाव था ना इस कारण से उनका आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं रहने लगा। पानुरी जी से लिखल हल जे हम चाकरी नाई करके आज पछताए रहा हूँ, है ना। और पानुरी जी लिखे थे कि हम नौकरी ना करके आज हम पछता रहे हैं। हित हमरा बेस सुझाव नहीं दिले और ससुराल बाट ले कोनो मदद नहीं मिल रहे। और जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो हमसे बड़े लोग थे, वो हमको सही सुझाव नहीं दिया और ना ही हमारे ससुराल से हमें किसी तरह को कोई मदद मिला कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर सके, या फिर उस समय जब हम पढ़ाई कर रहे थे तब हमें कोई ज्ञान देने वाले नहीं थे, नहीं तो आज कहीं हम चाकरी में रहते, मतलब नौकरी वगैरह में रहते। बेटा भगवान दास एगो बड़ परिवार बेटा भगवान दास, एक बड़ा परिवार का बेटा भगवान दास, राजकिशोर पानुरी, ध्रुव पानुरी, अर्जुन पानुरी जे एखन खोरठा के सेवाएं लागल हथिन। मतलब अर्जुन पानुरी जो है वो आज भी खोरठा भाषा के सेवा में लगे हुए हैं। तो कह रहा है कि एगो बड़ परिवार बेटा भगवान दास, राजकिशोर पानुरी, ध्रुव पानुरी, अर्जुन पानुरी जो अभी भी खोरठा के सेवा में लगे हुए हैं, अरुण लाल पानुरी, बेटी निर्मला देवी, रेखा देवी और आशा देवी सौभिन के दायित्व उठते प्रोत्साहित सेवाएं तनिको कमी नहीं अल और सबने अपना अपना दायित्व को उठाया और फिर खोरठा में किसी तरह का कोई कमी नहीं आया। आगे क्या कर रहा है, 1950 साले से खोरठाई गंभीर भय रचना शुरू कर ले और 1950 ईस्वी के बाद से, ध्यान रखेंगे 1950 ईस्वी के बाद से ये एकदम सीरियस मोड ऑन करके, सीरियस होकर के अपना खोरठा भाषा का रचना शुरू कर दिया। 1954 साले खोरठा पहल कविता संग्रह बाल किरण प्रकाशित भले और 1954 ईस्वी में, ठीक है, 1954 में इनका जो पहला, ठीक है, पहल खोरठा कविता है ना, तो पहला जो खोरठा कविता है, खोरठा कविता ये कब प्रकाशित हुआ, 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1957 ईस्वी में खोरठा भाषा में मातृभाषा नाम से एगो पत्रिका प्रकाशन भला और 1957 ईस्वी में भी खोरठा भाषा में मातृभाषा नाम से एक पत्रिका प्रकाशित हुआ और यह बछर आकाशवाणी रांची से खोरठा पहिल कविता प्रसारण भले और इसी वर्ष 1957 ईस्वी में ही रांची में स्थित आकाशवाणी से इनका जो खोरठा का पहला कविता है उसको प्रसारण किया गया था। आकाशवाणी से प्रसारण किया गया था। तो प्रकाशित होना अलग चीज़ है, प्रसारण होना अलग चीज़ है। किसी चीज़ को हम लोग टेलीकास्ट करते हैं तो उसको प्रसारण होना कहते हैं। तो इनका जो पहला कविता है 1957 ईस्वी में रांची आकाशवाणी से प्रसारित हुआ था। ताल ले पानुरी जी का नाम चारों बाटे पसेर चुकल हले, तब तक पानुरी जी का नाम जो है, नाम का चर्चा चारों तरफ होना शुरू हो गया था। हिंदी के नामजायज साहित्यकार और हिंदी के एक बहुत ही बड़े साहित्यकार, नामी साहित्यकार, बुद्धिजीवी नेता
सोभिन इनकर प्रतिभा को लोहा माने लगल थे। और जितने भी बुद्धिजीवी नेता थे वो इनकी प्रतिभा को लोहा मानना शुरू कर दिया था। पानुरी जी खोटा कविता पाई पढ़ बड़ कवि सम्मेलन करला, जेकर कारण इनकर परिचय हरिवंश राय बच्चन से भले। ठीक है, मतलब पानुरी जी के खोटा कविता पाई पढ़ कवि सम्मेलन करला, मतलब खोटा जी जो ये पानुरी श्रीनिवास पानुरी जी जो है वो खोटा भाषा में क्या किए, कवि सम्मेलन किए। और कवि सम्मेलन करने के क्रम में इनका परिचय जो है वो हरिवंश राय बच्चन, राहुल सांकृत्यान, श्याम नारायण पांडे, बेधड़क बनारसी, रामदयाल पांडे, शिव पूजन सहाय, जानकी वल्लभ शास्त्री, भवानी प्रसाद मिश्र, रामजीवन शर्मा, राधा कृष्ण वीर भारत तलवार जैसन साहित्यकार संघ हुआ। और जब ये अपने भाषा में क्या करने लगे तो कवि सम्मेलन करने लगे, तब अच्छे अच्छे कवि अच्छे अच्छे लेखक से इनका पहचान बनने लगा, इनकी मुलाकात होने लगी। ठीक है, राष्ट्रवाणी दैनिक में उनकर संपादक श्याम कृष्ण बख्शी बाल किरण फरनाई के समीक्षा छापला। और राष्ट्रवादी जो दैनिक है, ठीक है, राष्ट्रवाणी दैनिक में उनकर संपादक श्याम कृष्ण बख्शी बाल किरण फरनाई के समीक्षा छापला, मतलब इसको छापा गया था। महापंडित राहुल सांकृत्यान उनका चिट्ठी लिखला, और इनके तरह तरह के अचीवमेंट को देख करके एक बार क्या किया, महापंडित राहुल सांकृत्यान उनको एक चिट्ठी लिखते हैं। ठीक है, तो महापंडित राहुल सांकृत्यान कौन थे, तो एक बहुत बड़े कवि थे। वो श्रीनिवास पानुरी जी को एक चिट्ठी लिखते हैं, मातृभाषा का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। मतलब मातृभाषा मतलब अपने जो मातृभाषा होता है उसका अधिकार कोई नहीं छीन सकता है, ना ही लोक कविता को आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। और उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि ना तो मातृभाषा को कोई छीन सकता है और ना ही लोक कविता को आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। मतलब उनके एनर्जी को और बूस्ट करने के लिए, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए महापंडित राहुल सांकृत्यान जी ने श्रीनिवास पानुरी जी को यह खत लिखा था। ठीक है, हाँ, कविता करने में आप साहित्यिक कवियों की कविताओं का अनुकरण ना करें, उनके लिए आदर्श से लोक कवि और उनकी अछूती भाषा। पानुरी जी मेघदूत के अनुवाद खोठाई कर गोटे साहित्य जगते हलचल मचाई देले। और श्रीनिवास पानुरी जी एक बार क्या किए कि मेघदूत का अनुवाद इन्होंने खोठा में किया, है ना। अब मेघदूत का अनुवाद जब इन्होंने खोठा में किया तो इनके अनुवाद से पूरा जो साहित्य का जो जगत था ना उसमें इन्होंने हलचल ला दिया। क्यों? क्योंकि मेघदूत जैसा चीज को इन्होंने किसमें कन्वर्ट कर दिया था, तो खोठा में इन्होंने अनुवाद कर दिया था। साहित्यकार राधा कृष्ण उनकर बारे में लिखला। उसके बाद जो साहित्यकार राधा कृष्ण थे उनके बारे में लिखते हैं, किनके बारे में, श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में, कि छोटा नागपुरी भाषाओं में सर्वप्रथम खोठा भाषा में श्रीनिवास पानुरी जी ने मेघदूत का अनुवाद करने का श्रेय पाया है। और राधा कृष्ण लिखते हैं कि छोटा नागपुर भाषा के सर्वप्रथम खोठा भाषा में, है ना, मतलब छोटा नागपुर के भाषाओं में सर्वप्रथम भाषा जो खोठा भाषा है उसमें श्रीनिवास पानुरी जी ने मेघदूत का अनुवाद करके उन्होंने एक अलग श्रेय प्राप्त किया है। ठीक है, अनुवाद पानुरी जी के मुक्त छंद का प्रयोग किया है और वह भी अपने में एक नई चीज है। और जिस तरह से इन्होंने वो मेहनत किया है, अपनी कोशिश को किया है, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत ही नई चीज है। पानुरी जी की तपस्या अनुकरणीय है और पानुरी जी की जो तपस्या है वो अनुकरणीय है, अविश्वसनीय है। ठीक है, उनकी तपस्या के सम्मुख आदर से सिर झुक जाता है। और राधा कृष्णन कह रहे हैं कि उनके इस तपस्या से हमारा सिर जो है वो झुक जाता है, मतलब उनके सम्मान में हमारा सिर झुक जाता है। डॉक्टर वीर भारत तलवार ये भी कुछ कहते हैं। डॉक्टर वीर भारत तलवार मेघदूत के बारे में लिखला, मतलब मेघदूत के बारे में लिखते हैं, कहना ना होगा कि श्रीनिवास पानुरी ने मेघदूत की उसकी उचित जमीन पर उतार दिया। मतलब ये कहना होगा कि श्रीनिवास पानुरी जी ने मेघदूत को जहां सही माने में उतरना चाहिए, मेघदूत को अपने जमीन पे उतार दिया, खोठा भाषा में अनुवाद करके। लोक भाषा का सहारा जनपद की कथा जनपद वासियों तक पहुंच गई, है ना। और वो कह रहे हैं कि लोक भाषा का सहारा जनपद की कथा और जनपद वासियों को मिल गया। मतलब जो
उन्होंने अनुवाद किया था, है ना, तो उस अनुवाद से लोग इतने ज़्यादा प्रसन्न हुए कि लोग जो है तारीफ में तरह तरह की चीज़ें इनको लिखना शुरू कर दिया, कई चिट्ठियां लिखना शुरू कर दिया। और जब मेघदूत का इन्होंने खोटा में जब ट्रांसलेट किया तब कहा जाता है, ठीक है, भारत तलवार के द्वारा डॉक्टर वीर भारत तलवार के द्वारा, कि इनको जो मेघदूत का सही जगह है वहां पे श्रीनिवास पानुरी जी ने उतार दिया। इस अनुवाद से खोटा भाषा भावाभिव्यक्ति की क्षमता सिद्ध होती है। पंडित हंस कुमार तिवारी लिखा। अब कौन लिखता है? तो पंडित हंस कुमार तिवारी। किसी कला वस्तु को एक आकार से दूसरे आकाश में ढालना एक भाषा से दूसरी भाषा में उतारना कठिन काम है। मतलब किसी कला वस्तु को एक आकार से दूसरे आकार में ढालना और किसी भाषा को एक भाषा से दूसरी भाषा में उतारना बहुत ही कठिन काम है, जो कि श्रीनिवास पानुरी जी ने करके दिखाया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मेघदूत को किस में ट्रांसलेट किया? तो खोरठा में ट्रांसलेट किया था। फिर मेघदूत का बड़ा ही कठिन परंतु खोरठा भाषा के कवि पानुरी जी उसके अनुवाद की सतुत चेष्टा की है। और अपने आप में मेघदूत जो है वो बहुत कठिन है, उसका अनुवाद करना बहुत कठिन है, लेकिन पानुरी जी ने इसे करके दिखाया और इनके प्रति उनकी जो चेष्टा है वो सराहनीय है। भूल के गाढ़े ऐश्वर्य में सादी छटा देखते ही बनता है। और उन्होंने कहा कि फूल के गाढ़े ऐश्वर्य में सादी छटा देखते ही बनता है। सोचिए कितने अच्छे अच्छे शब्द से इनकी तारीफ की जा रही है। बड़े ही सरल किंतु उपयुक्त शब्द, निरंकार श्रृंगार और सीधा ढंग। महान कवि सह लेखक रामदयाल पांडे जी। अब एक महान कवि सह लेखक रामदयाल पांडे जी पानुरी जी के चिट्ठी में लिखकर खोटा नामक जनपदीय भाषा में काव्य निर्माण का काम आप बड़ी सफलता से कर रहे हैं। आज जो प्रयास प्रारंभिक मालूम पड़ रहा है ना, मतलब उन्होंने लिखता है कि खोटा भाषा नामक जनपदीय भाषा में, खोटा भाषा के इस जनपद की भाषा में आपने जो काव्य का निर्माण किया है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है। वह कभी बहुत विकसित होगा और भारतीय भाषाओं के इतिहास में बहुत पूर्ण स्थान लेगा। तो जो आपने खोटा भाषा की बीड़ा को उठाया है, एक दिन ये बहुत ही आगे आएगा, बहुत ही विकसित होगा और भारत के भाषाओं के इतिहास में यह अपना जगह बनाएगा। ये कौन करें? रामदयाल पांडे जी करें। किससे? श्रीनिवास पानुरी जी से। कब? जब उन्होंने मेघदूत का अनुवाद खोटा में करते हैं। ठीक है, मैं इसे वैसा ही प्रयास मानता हूं, मतलब आपके इस प्रयास को मैं वैसा ही प्रयास मानता हूं जैसा वाल्मीकि ने संस्कृत के लिए अथवा सिद्ध कवियों ने हिंदी के लिए किया। तो वो कहते हैं रामदयाल पांडे, ठीक है, कि आपने जो मेघदूत को खोटा भाषा में बदलने का प्रयास किया और खोटा भाषा में इसको जो ट्रांसलेट किया, इस प्रयास को मैं उसी तरह के प्रयास मानता हूं जैसा कि वाल्मीकि जी ने संस्कृत के लिए प्रयास किया था, है ना। वाल्मीकि जी की कई रचनाएं संस्कृत भाषा में, और हिंदी के साहित्यकारों ने, हिंदी के कवियों ने हिंदी के लिए जो प्रयास किया उसी तरह से आपने भी अपने खोटा के लिए किया है। ठीक है, और अब क्या कर रहा है? पानुरी जी के शोभिन कवि जी कही के डाका लगला, है ना। और पानुरी जी इतने बड़े अचीवमेंट के बाद सभी लोग इनको कवि जी कह करके संबोधित करने लगे। झारखंड आंदोलन जन्मदाता स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, झारखंड आंदोलन का जो जन्मदाता स्वर्गीय विनोद कुमार बिहारी, AK राय और कवि जी में बड़ी हेलमेल रहा है ना। मतलब जो झारखंड आंदोलन के जन्मदाता कहे जाने वाले विनोद बिहारी महतो और AK राय और कवि जी का मतलब है श्रीनिवास पानुरी जी के बीच में बहुत अच्छा मेल मिलाव रहता था, बहुत अच्छा दोस्ती रहता था। दुयो नेता जखन उ डहर से पार होतल, दोनों नेता जिस समय कवि जी के घर से होकर के गुजरता, उसके रास्ते से होकर गुजरता, तो कवि जी के पान गुमटी में 2-4 कविता बिना सुने जाय के नाम नहीं लेता। और जब ये दोनों जो नेता है वो श्रीनिवास पानुरी जी का जो पान का गुमटी उन्होंने दिया था वहां से जब गुजर रहे होते थे तो रुक करके वहां पान भी खाते थे, और श्रीनिवास पानुरी जी जिनको कवि जी कह के संबोधित किया गया बाद में, है ना, इनके कविता को सुने बिना वो लोग वहां से नहीं हिलते थे। कवि जी जनवादी हला, है ना। कवि जी कैसा थे? तो जनवादी थे। मानुष के दुख दर्द शोषण सामाजिक कुरीति गुलैन के दरदराई के कलम चलेला और हियाक मानववादी संस्कृति जगवे और
जोगवे में सौंसे जीवन समर्पित कर देला, है ना। चूंकि कवि जी जो थे वो जनवादी थे, जनवादी किस्म के व्यक्ति थे, तो यहाँ के दुख, दर्द, शोषण, सामाजिक कुरीतियों को उन्होंने अपनी कलम के जरिए बदलने का प्रयास किया। ठीक है, अपनी संस्कृति को बदलने का प्रयास किया, अपनी संस्कृति को यथावत स्थापित करने का प्रयास किए थे। कौन? श्रीनिवास पानुरी जी। और अपने कलम के ताकत से वो अपने समाज को भी बदला, जो समाज की कुरीतियां थी, ठीक है, उसको भी बदला और मनुष्य का सोच को भी बदला, और इसी में उनका पूरा जीवन निकल जाता है। ठीक है, पानुरी जी अपन साहित्यिक जीवने, अच्छा उससे पहले है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के युगे गीता कई सौंसे घोषणा पत्र खोठा में काव्य अनुवाद करला। इनकर कविता से प्रभावित भाई के कावित्री, मतलब इनके कविता से प्रभावित होकर के एक कावित्री और मजदूर नेत्री रमनिका गुप्ता धनबादे अपन डेरा में पैत शनिचर के काव्य गोष्ठी कर हली। मतलब जो एक काव्यत्री थी, कावित्री और मजदूर नेत्री जिनका नाम रमनिका गुप्ता था, ये प्रत्येक शनिवार को धनबाद में अपने डेरा पर क्या करती थी? तो काव्य गोष्ठी करती थी, जहां कवि जी की कविता सुन के सौभिन झूम उठा हल, जहां पे श्रीनिवास पानुरी जी को भी आमंत्रित किया जाता था और इनके कविता सुन करके वहां सभी कोई झूम उठते थे। ठीक है, आगे कराए पानुरी जी अपन साहित्य जीवने 40 बछरे 40 गो खोटा किताब और 40 गो हिंदी किताबे के रचना कर ले। अब पानुरी जी जो है अपने जीवन के 40 मतलब साहित्य के अपन साहित्यिक जीवने मतलब अपने साहित्य जीवन के 40 सालों में 40 खोटा का किताब को लिखा और 40 हिंदी के किताब को लिखा। गरीबी के कदियो अपन साहित्य रचक डहरे रोडा बैन खड़ा हवे नहीं दिले, और गरीबी को अपना अड़ंगा बनने नहीं दिया। आप लोग में से जो सोचते हैं ना, है ना, कि भाई हम गरीब हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, तो उनको श्रीनिवास पानुरी जी से सीखना चाहिए था कि 19 साल की उम्र में, है ना, उनके पिता जो है उन्हें छोड़ करके चले गए और कुछ दिनों के बाद उनकी माँ भी चली गई, और सारी जिम्मेदारी जब श्रीनिवास पानुरी जी पे आता है, फिर भी उन्होंने अपनी इच्छा को नहीं मारा, अपने साहित्य की लगन को नहीं तोड़ा, और एक समय ऐसा आया कि 40 सालों में उन्होंने 40 खोटा की किताबों की रचना कर दी और 40 हिंदी किताबों की रचना कर डाली। गरीबी को कभी अड़ंगा बनने नहीं दिया। हमरा आजो याद है जे कविता जे वो प्राय भेंडरा गाँव में जहां उनका रिश्तेदार हलथिन, है ना। एक बार क्या करते थे कि श्रीनिवास पानुरी जी, एक जगह था प्राय भेंडरा गांव था एक, ठीक है, जहां पे उसके रिश्तेदार रहते थे। वहां जब आते थे तो ये जो लेखक जो इनके बारे में लिखे हैं, लेखक का नाम है प्रदीप कुमार दीपक, वो वहां पे क्या करते थे, तो इनके आए हुए जब वो आते थे तो वो कविता को गाते थे, है ना, और कविता को गाते थे। उस समय ये दीपक जी कह रहे हैं कि हम छोटे रहते थे, है ना, मेरा बचपना था। अब बचपना था तो उनका कविता सुन करके हमको बहुत मजा आता था। तखन हम छोट गिदर हलूँ, नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे, तखन हमें ई कविताटा के गिदराली रूपे देख रहा हूँ हलूँ, किंतु बड़ भेले बाद उनकर ई कविता टाई भाव बुझे पारलूँ। जब ये पानुरी जी आते थे अपने रिश्तेदार के यहाँ और इस कविता को गाते थे, है ना, कि नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे, उस समय हम बच्चा हुआ करते थे और उस समय सुनने में बहुत मजा आता था, लेकिन जब हम बड़े हुए तब इसका सही माने में अर्थ हमको समझ में आया। ठीक है, और पानुरी जी की प्रमुख रचना गुला खाटे खूंटे ई रकम है। और प्रमुख जी की रचनाओं के बारे में अगर बात करें तो बहुत ढेर सारी रचनाओं का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे बाल किरण तितकी जो काव्य संग्रह है, मधुक देशे जो प्रणय गीत है, राम कथा मृत जो काव्य एवं खंड प्रकाशित है, मेघदूत, है ना, मेघदूत अनुवाद जो मेघदूत को इन्होंने अनुवाद किया था खोटा भाषा में, ठीक है, ये अप्रकाशित चाबी काठी, ठीक है। उसके बाद आंखिक गीत जो 1977 में जो गीत संग्रह है 1977 में आया था। उसके बाद परिजात जो काव्य है, रखते भिंजल पंखा कहानी संग्रह है, अजनास जो नाटक है, मैतिक चूर अग्नि परीक्षा जो काव्य है, समाधान हिंदी खोटा, है ना, मोह भंग हमर गांव भ्रमर गीत, उद्वासल कर्ण जो नाटक है, ठीक है, पर युगिक गीत जो अनुवाद है, अपराजित काव्य युग जाए, मेरे गीत छोटो जी और वामपंथी भावना, ये सब जो है इनके कुछ रचनाएं हैं, कुछ प्रकाशित हुआ,
कुछ नहीं भी प्रकाशित हुआ, किसी किसी को उन्होंने क्या किया तो अनुवाद किया है। जैसे मेघदूत को उन्होंने क्या किया है तो अनुवाद किया है। ठीक है, पानुरी जी रांची विश्वविद्यालय सिलेबस बोर्ड के सदस्य रहला, और पानुरी जी जो है वो रांची विश्वविद्यालय सिलेबस बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। संगे संगे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभागक संपादक मंडल उनका आजीवन सदस्य रूपे शामिल करल गेल हले, और साथ ही साथ जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में उनको आजीवन रखा गया था। हालांकि 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी इचक्के हृदय गति रुके कारण उनकर मृत्यु भई गेलन। 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को अचानक उनका हृदय की गति रुक जाने के कारण इनकी मृत्यु हो जाता है, किंतु उनका रचना और नाम सदैव अमर रहे। लेकिन उनका नाम और उनकी रचना जो है, उनका शरीर तो जरूर मर गया, लेकिन उनका नाम और उनका रचना जो है वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया तो अमर हो गया। जे डहरे पानुरी जी एकाई रहल चलल हल आज ऊ डहरे हमिन सैकड़ों खोटा लेखक, मतलब जिस रास्ते में पानुरी जी अकेले चले थे, आज उसी रास्ते पे हम सैकड़ों की संख्या में लेखक है ना चल पड़े हैं। कवि और साहित्यकार चल रहल ही, कई कवि कई साहित्यकार जो हम लोग चल रहे हैं। कौन कर रहा है? दीपक कुमार कर रहे हैं। ठीक है, ये दीपक कुमार जो दीपक हैं जो इनके जीवनी को लिखा है, वो कह रहे हैं कि एक समय था जब इस रास्ते पे पानुरी जी अकेले चल पड़े थे, लेकिन अभी एक ऐसा समय है कि हम 100 से भी ज़्यादा लेखक, काव्य है ना और साहित्यकार जो हैं वो इस रास्ते पे चल पड़े हैं। ठीक है, जखन जखन खोटा साहित्य के चर्चा हते पानुरी जी के नाम मने जरूर परत, और बेंडाइल बेंडाइल साहित्यकार सब के ध्रुव तारा बैन आजो डहर दिखाई रहा हथिन। और जब जब खोटा साहित्य का चर्चा होगा तब तब मन में श्रीनिवास पानुरी जी की याद आएगी, और बेंडाइल बेंडाइल साहित्यकार सब जो जैसे तैसे जो भी मतलब परिपूर्ण साहित्यकार नहीं है, उनके लिए ये ध्रुव तारा बन करके आज भी उनको रास्ता दिखाने का ये काम कर रहे हैं, और मानववादी विचार धाराएं चले प्रेरणा दे रहा हथिन। और मानववाद के विचार पे और उन्हीं के धारा पे चलने की प्रेरणा ये दे रहे हैं श्रीनिवास पानुरी जी। ठीक है, थोड़ा सा इनका जीवनी जो है वो लंबा था, हो सकता है वीडियो आपका लंबा गया हो, लेकिन पढ़ना भी जरूरी था। तो चले अब चीज़ों को शॉर्ट में हम आपको समझा देते हैं, एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि श्रीनिवास पानुरी जी के डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि उनका जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी धनबाद में हुआ था। दादा उनका कहाँ के रहने वाले थे? तो तुंगी बेलदारी नवादा जिला के रहने वाले थे। 3 भाई 1 बहन होते थे। वो 3 भाई में से 1 भाई कतरास में बस गया और 2 भाई जो है कल्याणपुर बरवाडा में बस गया जाकर के। ठीक है, बापे का नाम उनका शालिग्राम पानुरी और माँ का नाम दुखनी देवी, जबकि उनके चाचा जो थे वो विशेषर पानुरी जो चार और दाल का दुकान डाले हुए थे, लेकिन पैसे से अगर श्रीनिवास पानुरी जी के पिता को देखा जाए तो वो किसान थे। ठीक है, बड़ भाई का नाम राम खिलावन पानुरी और वहीं बहन का नाम जो था वो सावित्री देवी, जिसका बिया मनई टाण में किया गया है। ठीक है, पत्नी का नाम मूर्ति देवी और पढ़ाई इन्होंने 10वीं कक्षा तक ही कर पाए थे। लेकिन जब 19 साल की उम्र में इनका पिता का देहांत हो जाता है, बाद में 1944 ईस्वी में जब इनकी माँ का देहांत हो जाता है, तब आर्थिक जिम्मेदारी जो है वो इनके कंधों पे आ जाता है। और इसी आर्थिक जिम्मेदारियों को उठाते हुए अपने साहित्य को नहीं छोड़ा इन्होंने, और साहित्य को नहीं छोड़ा 1954 ईस्वी में इन्होंने अपना पहला खोटा कविता को लिखा, और उसके बाद 40 सालों में 40 खोटा की किताबों को लिखा और 40 हिंदी के किताबों को लिखा। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है खोटा के भाषा में, जहां पे खोटा को एक विकराल रूप देने का प्रयास इन्होंने किया, खोटा को इंडिया के इतिहास में एक अलग पहचान देने का कोशिश किया। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से श्रीनिवास पानुरी जी को सत सत नमन। और 1986 ईस्वी 9 सितंबर 1939 को उनका मृत्यु हो गया ना, है ना। श्रीनिवास ये तो शालिग्राम पानुरी जी का हुआ था। इनका मृत्यु जो है वो कब बताए मैं आप लोगों, है ना, हाँ 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को, 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को पानुरी जी का मृत्यु हो जाता है, श्रीनिवास पानुरी जी का देहांत हो जाता है। लेकिन उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पे आज भी हजारों कवि जो है वो चल रहे हैं, हजारों साहित्यकार चल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा जीवनी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसके आगे वाले साहित्यकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले वाले क्लास में मैं बता दूं आप सभी को कि श्रीनिवास पानुरी जी के जीवनी के बारे में मैंने आप सभी को बताया था
अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपके सिलेबस में श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में पढ़ना है। और श्रीनिवास पानुरी के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे खोटा साहित्यकार हैं जिनके जीवनी के बारे में, जिनके ऊपर निबंध के तौर पे आपको पढ़ाई करना है, पढ़ना है। तो उसी क्रम में आज की इस क्लास में हम नए व्यक्ति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नए खोटा के जो बहुत ही प्रसिद्ध एक तरह से लेखक कह लीजिए या कवि कह लीजिए या साहित्यकार कह लीजिए, तो उनके बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग शिवनाथ परमाणिक, जिनका साहित्यिक नेम मानिक है, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए क्लास को समझने का प्रयास करते हैं। क्लास के लास्ट तक बने रहिए ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाए तो आपका ना छूटे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले कि इनका शिवनाथ परमाणिक जी का साहित्यिक नाम अगर पूछा जाए कि इनका साहित्यिक नाम क्या है, तो मानिक है ना। इनका साहित्यिक नाम क्या है? मानिक। इसलिए आपको लिखा हुआ मिलेगा शिवनाथ परमाणिक और यहाँ पे लिखेगा मानिक इस तरह करके, ठीक है। ये तो इनका ओरिजिनल नाम के साथ साथ साहित्यिक नेम भी जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। इनका जन्म, मतलब इनका जन्म 13 जनवरी 1949 ईस्वी को भारत को आज़ादी मिलने के बाद। हालांकि बहुत सारे लेखक ऐसे हैं जिनका जन्म आज़ादी के पहले हुआ था और उन्होंने खोटा के क्षेत्र में तो अपना योगदान दिया ही, इसके अलावा वो भारत को स्वतंत्र कराने में भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और उन्हीं में से कुछ के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है। जैसे सबसे पहला वाला क्लास में भुवनेश्वर दत्त शर्मा के बारे में आपको बताया था कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा कैसे खोटा साहित्य के साथ साथ भारत की आज़ादी की भी लड़ाई वो लड़ते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, क्योंकि भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के बारे में भी आपको पढ़ना है और विस्तार में पढ़ना है, ठीक है। तो दोनों क्लासेस मैं करा चुका हूं। आज ये साहित्यकारों के जीवनी से रिलेटेड तीसरा क्लास है, ठीक है। तो अगर 2 क्लास आप नहीं किए हैं तो 2 क्लास को कर लीजिए, बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है इनकर जन्म थान का मतलब है, थान का मतलब होता है स्थान, ठीक है। तो इनकर जन्म थान जो है वो बैदमारा जिला बोकारो में माना जाता है, ठीक है। बोकारो में बैदमारा जिला बोकारो है, क्लियर। तो बोकारो जिला का बैदमारा नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था और ये झारखंड में पड़ता है। और खोटा भाषा के एक बहुत बड़े साहित्यकार के रूप में उभरे थे ये, ठीक है। इनका मायक नाम मतलब माँ का नाम तिनकी देवी, वहीं बापे का नाम अगर देखा जाए पिता का नाम तो मुरलीधर परमाणिक है ना। ये इनका बेसिक डिटेल, इनका नाम, इनके पारिवारिक डिटेल के बारे में मैंने आपको बताया। हालांकि इस पीडीएफ में देखिए, इसी तरह के पीडीएफ से मैं आप सभी का क्लास करवा रहा हूं। जितने भी खोटा साहित्यकारों के जीवनी के बारे में आपको पढ़ने को कहा गया, उसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे रहे हैं। जैसा 2 क्लास हुआ है, जैसे पहला क्लास में भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के बारे में मैंने पढ़ाया था, उसका पीडीएफ मैंने दे रखा है। और सेकेंड क्लास जो चला था साहित्यकारों के जीवनी से रिलेटेड, वो चला था आपका श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में, ठीक है। तो श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में भी मैंने समझा रखा है, पढ़ा रखा है, और उसका भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे और भी इनके बारे में मैं डिटेल में आप सभी को समझा देता हूँ पढ़ के। और बाकी जो बेसिक डिटेल्स है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो मैं बोर्ड पे भी लिख दिया हूं, उसको भी एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है कि शिवनाथ परमाणिक खोटा साहित्य जगते एगो दमगर साहित्यकार का नाम है। मतलब शिवनाथ परमाणिक जी का अगर खोटा साहित्य के क्षेत्र में देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा नाम है खोटा साहित्य के क्षेत्र में। किनका? तो शिवनाथ परमाणिक जी का। बोकारो खोटा आंदोलन केंद्र बनावे में इनका जबरदस्त योगदान है। और बोकारो खोटा आंदोलन केंद्र मतलब बोकारो को खोटा आंदोलन केंद्र बनाने में जो शिवनाथ परमाणिक जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि बोकारो खोटा आंदोलन केंद्र में महत्वपूर्ण योगदान किनका था, है ना, या फिर महत्वपूर्ण योगदान क्या कर रहे। तो आपको ऑप्शन में दे सकता है, उसमें से शिवनाथ परमाणिक या फिर मानिक अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो सही हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि बोकारो खोटा आंदोलन केंद्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। इनकर हुबगर, चटगर और दमगर अगुवादारी में खोटा आंदोलन के नवा गति और
दिशा मिल रही। मतलब इनका जो हुबगर, मतलब हुबगर का मतलब होता है बिना डरे हुए, है ना। चटगर का मतलब है कि चालाक, समझ रहे ना। दमगर मतलब ताकतवर। तो इनके ताकत के सामने, इनकी चालाकी के सामने और इनका सोच के सामने जो है कुछ भी टिक नहीं पाया था और खोटा को एक नया रूप मिला था यहाँ पे, ठीक है। खोटा आंदोलन जो हुआ था बोकारो के क्षेत्र में, इसको एक नया रूप मिला था। खोटे कवि सम्मेलन परंपरा के ओसरावे और पसरावे में इनकर नाम आगू पाताए आवा है। और खोटा कवि सम्मेलन की अगर जिक्र हो तो खोटा कवि सम्मेलन को, चाहे वो पसरावे या ओसरावे में, इनका दोनों मतलब नाम जो है वो सबसे आगे रहता है। खोटा कवि सम्मेलन जो है वो इनका मतलब जो भी अभी देखते हैं ना कि कवि सम्मेलन वगैरह होता है, तो उसी तरह से खोटा का भी कवि सम्मेलन होता है और उसमें इनका जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। 1984-85 ले एखन तक ई खोटा भाषा साहित्य सांस्कृतिक आंदोलन दमगर सवांग बनले हलथिन। और 1984-85 तक ये खोटा भाषा का जो भी आंदोलन होता था खोटा भाषा से रिलेटेड, उसमें तो इनका नाम जो है वो सबसे अव्वल रहता था, सबसे ऊपर रहता था। परमाणिक जी कलम गैद पैद 2 रुपये हिंदी और खोटा चलित आयल है। और परमाणिक जी का पेन कलम जो है वो सिर्फ गद्य भाग में नहीं, गद्य और पद दोनों भाग में चला है, ठीक है। इसलिए कई गद्य भाग का रचना इन्होंने किया है, कई गद्य पद भाग का भी रचना इन्होंने किया है। और सिर्फ खोटा के भाषा में इन्होंने रचना नहीं किया, बल्कि खोटा के साथ साथ हिंदी में भी रचना किया है। मैक्सिमम जो आपके साहित्यकार होते हैं ना, खोटा में जो मैक्सिमम साहित्यकार हुए वो सिर्फ खोटा में नहीं बल्कि हिंदी में भी अपनी रचना को उन्होंने लिखा है। इनकर रचना कर्म और रचना धर्म, माय माटी, मातृभाषा और मानुष के समर्पित है। और इनका रचना का जो कर्म है ना, और रचना का जो धर्म है वो किसको समर्पित है? माय, माटी, मातृभाषा, माँ, मिट्टी और मातृभाषा को और मनुष्य को समर्पित है। तो मतलब इनका कह सकते हैं, इनका जो भी रचना होता है ना, इनका रचना का जो थीम कहा जा सकता है वो मातृ से रिलेटेड होता है, माँ से रिलेटेड होता है, या माटी से रिलेटेड होता है, मतलब जो मिट्टी होता है उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। या फिर मातृभाषा, हमारा जो मातृभाषा है चाहे वो राजकीय भाषा हो या देश का भाषा हो, इससे रिलेटेड रहता है। और मनुष्य से रिलेटेड सारे इनका कविता या फिर कहानी आपको देखने को मिलेगा। परमाणिक जी के कलमकार के संगे संगे एगो दमगर गीतकार और गायकोकार लगथिन। तो परमाणिक जी जो है वो कलम के साथ सिर्फ गद्य और पद भाग को ना लिखने छोड़ करके, बल्कि ये और भी कई क्षेत्र में अपने नाम को चमका चुके हैं। जैसे गीतकार के क्षेत्र में तो कई गीतों की भी रचना इन्होंने किया है, और इवन ये गायकार भी थे, ठीक है, गायक भी थे, तो गाते भी थे अपने खोटा के जो भी गीते हैं, जो भी कविताएं हैं, इसको ये खुद भी गाते थे। खोटा लोकगीत के राग और रागिनी में के विशेष ज्ञान रखा हथिन। और खोटा लोकगीत में राग और रागिनी का विशेष ध्यान ये रखते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन ने इनका खोटा लोक संगीत गूंजत रहा है। और आकाशवाणी में इनका जो खोटा का लोक संगीत है ये हमेशा संपादित होते रहता है। वहां से हमेशा आकाशवाणी पे आप इनके खोटा के गीत संगीत को सुनने को देखेंगे, सुनने को मिलता रहेगा आप सभी को, ठीक है। अब आगे इसके अलावा तो खैर ये इनका बेसिक डिटेल था कि उन्होंने खोटा भाषा को लेकर के क्या किया। क्वेश्चन यहां से कम बनेगा, क्वेश्चन जो बनेगा यहाँ बोर्ड पर से बनेगा, ठीक है। तो बोर्ड पर से जो क्वेश्चन बनेगा मैं आप सभी को समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले अगर इनकी कृतियां के बारे में देखा जाए, कौन कौन सा रचना इन्होंने किया है, तो सबसे पहला नाम आता है दामोदर कोराइन, है ना। दामोदर कोराइन जो एक तरह का खंड काव्य है, इसकी रचना इन्होंने 1986 ईस्वी में किया था, ठीक है। ये दामोदर कोराइन जो है वो 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद सेकेंड है तातल और हेमाल, है ना। तातल और हेमाल, तातल का मतलब गर्म और हेमाल का मतलब ठंडा। ये एक तरह का कविता संग्रह है और इसको 1998 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। तीसरा में आपको पढ़ना है खोटा लोक साहित्य। खोटा लोक साहित्य जो एक तरह का विवेचन ग्रंथ है, इसको 2005 में इन्होंने लिखा है, प्रकाशित किया है। और चौथा में मंजगंधा जो एक महाकाव्य है, इसको इन्होंने 2013 में लिखा है, ठीक है। और मैं आप सभी को बता चुका हूं कि शिवनाथ परमाणिक जी का जन्म जो है वो 1949 ईस्वी में हुआ है। तो जिन किन्हीं को लग रहा है कि वो गुजर चुके हैं, तो भाई ये ख्याल से निकाल दीजिए, क्योंकि वो आज भी जीवित है, ठीक है। तो ये 4 कृतियां जो है उनका महत्वपूर्ण है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले दामोदर कोराइन जो एक खंड काव्य है 1986 ईस्वी में, और
तातल और हेमाल मतलब गर्म और ठंडा कविता संग्रह, ये 1998 में आया था। उसके बाद खोटा लोक साहित्य विवेचन ग्रंथ है, 2005 में आया था। और मंजगंधा ये महाकाव्य है, ये 2013 में आया था। ठीक है, तो तरह तरह के इन्होंने चाहे वो कविता हो, कहानी हो, तरह तरह की लेख को इन्होंने लिखा है। अब इसके अलावा इनकी अगर कुछ संपादित कृतियां देखें तो संपादित कृतियां में एक होता है रुसल पुटूस। रुसल पुटूस, पुटूस आप सभी जानते हैं, जो जानते हैं कमेंट करके बताइए पुटूस क्या होता है। तो रुसल पुटूस एक तरह का ये कविता संग्रह है, इसको इन्होंने 1986 ईस्वी में इसका संपादन किया था। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रुसल पुटूस एकर छाड़ा कई गो संकलन संग्रह सामूहिक संपादन, मतलब इसके अलावा और भी कई ऐसे संपादन जो आए हैं वो सामूहिक तौर पे आए हैं इनके। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे रुसल पुटूस, जो कब आया था 1986 ईस्वी में। अब देखिए चूंकि इतने सारे रचनाएं इनके नाम से है, इतने सारे पुस्तक इन्होंने लिखा है, तो भाई सम्मान तो इनको मिला ही होगा, तरह तरह के सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। लेकिन सम्मान के बारे में पढ़ने से पहले मैं कुछ इनके भाषा शैली के बारे में बता देता हूं कि परमाणिक जी के मंचक बड़ी धाकड़ कवि लागतीन। परमाणिक जी जो है वो मंच पर का है ना, मंच पर का बहुत ही बड़े कवि हैं ये एक तरह का। ठीक है, जैसे मंच पे जो कवि लोग जाके गाते हैं ना, तो उस तरह से ये बहुत बड़े कवि बन जाते हैं। इनखर औज शैली सस्वर कविता पाठ खोटा जगते ढेर विख्यात है। और इनका कविता वगैरह जो है मंच पर से जो कविता गाते हैं है ना, ये बहुत ही विख्यात है, बहुत ही फेमस है। कविता तुकांत अतुकांत दुयो रकम के पावल जाए, और तुकांत कविता और अतुकांत कविता दोनों रकम की ये कविता को मंच से गाते हैं। इनका भाषा एकदम सरल और ठेठ खोटा शब्दावली से भरल पुरल है, और इनका भाषा जो है एकदम प्योर खोटा वाला रहता है। ठीक है, ढेठ खोटा का मतलब होता है प्योर खोटा वाला रहता है, और शब्दावली से भरा पूर्ण रहता है। ठीक है, भरा हुआ रहता है। तो ये इनका भाषा शैली है, भाषा शैली से भी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस तो नहीं बनता है भाषा शैली से क्वेश्चन बनने का। लेकिन अब आइए सम्मान के बारे में। इनको कई तरह के सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जैसे सबसे पहले जमशेदपुर से इन्होंने काव्य भूषण को प्राप्त किया। ठीक है, जमशेदपुर से इन्होंने काव्य भूषण, वहीं चतरा से इन्होंने परिवर्तन सम्मान को प्राप्त किया है। तो जमशेदपुर से काव्य भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है, और चतरा से इनको परिवर्तन सम्मान से सम्मानित करल गेल है, मतलब किया गया है। वहीं झारखंड सरकार बाटले, झारखंड सरकार द्वारा 2008 के इनका खोटाक श्रेष्ठ साहित्यकार रूपे सम्मानित करल गेल है, मतलब झारखंड सरकार द्वारा 2008 ईस्वी में खोटा का श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया। इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूं कि 2008 में झारखंड सरकार द्वारा खोटा के श्रेष्ठ साहित्यकार के तौर पे इन्हें सम्मानित किया गया है। मतलब ये झारखंड सरकार के द्वारा भी सम्मानित किए गए हैं। कब? 2008 ईस्वी में। जमशेदपुर से काव्य भूषण प्राप्त हुआ इनको। ठीक है, उनसे जमशेदपुर से काव्य भूषण से सम्मानित किया गया है, और चतरा से इन्हें परिवर्तन सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये था, देखिए बहुत बड़ा जीवनी नहीं है। बाकी इससे पहले वाले 2 क्लास को आपने देखा होगा तो वो एक विशाल जीवनी था, चाहे वो श्रीनिवास पानुरी जी का हो या फिर भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का हो। तो ये लोग जो हैं वो देखिए ये छोटे कवि नहीं है ना। जीवनी के बारे में अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ साहित्य को लिखने के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। लेकिन इससे पहले आप जो शिवनाथ प्रमाणिक जी के बारे में पढ़े या भुवनेश्वर दत्त शर्मा के बारे में पढ़े, उन्होंने क्या किया, साहित्य के रचना के साथ साथ समाज के सुधार हेतु भी बहुत सारे काम उन्होंने किया था। इसलिए उनका जीवनी जो है थोड़ा सा लंबा हो जाता है। हो सकता है ये क्लास आपको शॉर्ट लगा हो, तो ऐसा नहीं कि मैंने क्लास को शॉर्ट में खत्म कर दिया है। जो इनका पूरा जीवनी है, जो बुक्स में लिखे हुए हैं, किताबों में लिखा हुआ है, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। ठीक है, तो एक ही पेज है इसका भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप वासु जीएस सेंटर का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, तरह तरह के एडवांटेजेस वहां से आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, तो कुछ उम्मीद करते हैं कि ये जो टॉपिक आज जो मैंने आपको समझाया, खासतौर पे शिवनाथ प्रमाणिक जी के जीवन परिचय के बारे में और इनकी कृतियां के बारे में, ये आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सारे क्लासेस मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और उनको भी सब्सक्राइब करने बोले। ठीक है, तो किसी तरह का अगर कोई डाउट रह जाता है इतना समझने के बावजूद भी, तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। और भी किसी तरह का अगर कोई जानकारी लेना रहे तो मैं अपना नंबर दे रहा हूँ 9661
982838 ये हमारा नंबर है। आप इसमें हमें कंसल्ट कर सकते हैं, इससे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेनली आप कोशिश करें कि व्हाट्सअप मैसेज करें, ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज, तो व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। जो भी डाउट हो, है ना, कोशिश करेंगे आपका डाउट को हम क्लियर करें। और बस इसी उद्देश्य के साथ तैयारी में लग जाइए ना कि इस बार 2017 सीट है ना रेगुलर में, 2017 सीट में से एक सीट आपका तय हो जाए, ठीक है। तो आज की इस क्लास में एक नए साहित्यकार जिनके बारे में आपको स्टडी करना है झारखंड सचिवालय और नगर पालिका के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज की भी इस क्लास में हम एक खोटा के बहुत ही बड़े साहित्यकार जिनका नाम ए.के. झा है, तो उनके बारे में बताने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। चलिए आज की इस क्लास में हम लोग डॉक्टर ए.के. झा को कंप्लीट समझने का प्रयास करते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन को हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उनकी पूरी जीवनी को जानेंगे, उनके ऊपर निबंध को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए चीज़ों को शुरू करते हैं। कह रहा है सबसे पहले ए.के. झा जी का अगर पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो इनका पूरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार झा है, ठीक है, अजीत कुमार झा। और इनका उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। तो खैर जो इसका पूरा नाम है उससे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ध्यान रखना है उपनाम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है, कि इनका उपनाम क्या है। इनका उपनाम जो है वो झारपात है। वहीं अगर जन्म पूछ लिया जाए तो जन्म 20 जून 1939 ईस्वी को ध्यान रखेंगे, 20 जून 1939 नहीं याद रहता है तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के लगभग में ही शुरू हुआ था, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो इस चीज से आप याद रखेंगे 20 जून 1939 ईस्वी। जन्म थान का मतलब होता है, यहाँ पे थान जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है स्थान, ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, स्थान। तो इनका अगर स्थान देखा जाए तो ग्राम ये चांदीपुर के रहने वाले थे, थाना कसमार और जिला बोकारो जो झारखंड का ही एक जिला है, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। लेकिन वर्तमान इनका घर अगर देखा जाए तो पेटरवार जिला बोकारो में पड़ता है, ठीक है, पेटरवार नाम का एक स्थान है बोकारो में, यहीं पे इनका घर अभी स्थित है, वहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। मायक नाम, इनका माँ का नाम कुसुम बाला, ठीक है। वहीं अगर बापे का नाम, पिता का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो लक्ष्मी नारायण सिंह, ये है ना, माँ कौन होगी तो कुसुम बाला और पिता लक्ष्मी नारायण सिंह। अब इनकी शिक्षा के बारे में देखिए, इनकी शिक्षा के बारे में, इनकी कृतियों के बारे में, इनकी उपाधि के बारे में, इनके सम्मान के बारे में यहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा बनेंगे, ठीक है। तो इनका अगर शिक्षा के बारे में डिस्कस करें तो ये बीए किए हुए थे, ठीक है। और उपाधि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, इनको डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त थी, डॉक्टरेट की उपाधि से इन्हें नवाजा गया था, ये इस उपाधि को हासिल किए थे। उसके अलावा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें महादेशोत्तम शताब्दी रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ध्यान रखेंगे, महादेशोत्तम शताब्दी रत्न जो मौसम विज्ञान से रिलेटेड यह रत्न है, इसी से भी इनको मतलब ये उपाधि इनको प्राप्त हुआ था, ठीक है। वहीं अगर सम्मान देखा जाए तो सपूत सम्मान से इनको नवाजा गया है, सपूत सम्मान ध्यान रखेंगे, और श्रीनिवास पानुरी सम्मान, ठीक है। ये खोरठा में अव्वल बहुत अच्छे कार्य करने के लिए श्रीनिवास पानुरी सम्मान दिया जाता है, और ये श्रीनिवास पानुरी सम्मान जो है वो किनको प्राप्त हुआ है, डॉक्टर ए.के. झा को, मतलब डॉक्टर अजीत कुमार झा को प्राप्त हुआ है, ठीक है। वहीं अगर भाषा के बारे में अगर डिस्कस करें तो कई भाषाओं का जानकारी इनके अंदर था, ठीक है, कई भाषाओं के जानकार थे। सिर्फ ऐसा नहीं कि ये खोरठा में हम लोग इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो खोरठा के बारे में ही ये जानकारी रखते थे। खोरठा में तरह तरह के साहित्यों की इन्होंने रचना किया है, तरह तरह की किताबों की रचना की है। इसके अलावा कई एक भाषा और भी हैं जिसमें इनकी रचनाएं आपको देखने को मिलेगी। उन भाषाओं में से अगर देखा जाए तो हिंदी है, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, संथाली, मुंडारी एवं सदानी, इतने भाषा के जानकार थे। सोचिए, एक व्यक्ति अनेक उपाधि, ठीक है, अनेक भाषाओं का जानकार। सबसे पहले तो खोरठा के तो ये विद्वान माने जाते हैं, है ना। उसके बाद हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, संथाली, मुंडारी एवं सदानी, इतने सारे भाषा में इनकी आपको रचनाएं देखने को मिलेगी। और अलग अलग बहुत मजेदार किताब इन्होंने लिखा है। कहानी की बात करें तो कहानी भी बहुत मजेदार है, कविता की बात करें, गीत की बात करें, संगीत, तरह तरह की चीजों की ये रचना किए हुए अलग अलग भाषा में, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इनका जो सबसे पहला उपलब्धि, और पूरे खोरठा जगत में अगर सबसे अलग उपलब्धि देखा जाए ना तो खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण, इसका आप नाम सुने होंगे। खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण
जो खोरठा भाषा का पहला व्याकरण था। ध्यान रखेंगे ये किनके द्वारा लिखा गया, किनका लिखा हुआ है, तो अजीत कुमार झा जी का लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा इस बुक को आपको व्याकरण में सजेस्ट भी किया गया है। हमने भी सजेस्ट किया है कि अगर आपको व्याकरण को अच्छे ढंग से पढ़ना है तो खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण इस किताब को आप पढ़ लीजिए, जो डॉक्टर ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। और ध्यान रखेंगे इस बुक की विशेषता में ये भी आप याद रखेंगे कि खोरठा का सबसे पहला व्याकरण का किताब, खोरठा भाषा में सबसे पहला व्याकरण का किताब किनके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा। और इस बुक का नाम है खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब कुछ कृतियां है ना, इनकी कुछ उपलब्धियां जो इन्होंने लिखा है, समझ रहे ना, चाहे वो गद्य के क्षेत्र में हो या पद के क्षेत्र में हो, जो इन्होंने लिखा है इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वो पीडीएफ निकालना। तो देखिए यहां पे क्या करा है कि खोठा काठे पायदे खड़ी, है ना, खोठा काठे पायदे खड़ी, जो एक तरह का कविता संग्रह है। बहुत सारी कविताएं आपको यहाँ इसमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो कविताओं के बारे में आप पढ़ेंगे, इसके लिए एक बुक है खोठा काठे पायदे खड़ी। ठीक है, ये कविता संग्रह है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है क्वेश्चन में कि खोठा काठे पायदे खड़ी किनकी रचना है या ककर रचना है। ठीक है, इसके बाद खोठा काठे गायदे खड़ी, ध्यान रखेंगे यहां पे है पायदे खड़ी और यहां है गायदे खड़ी। ठीक है, एक पद भाग का एक गद्य खंड का है, तो पद खंड का जो है वो कविता संग्रह है। ठीक है, और गद्य खंड का जो है वो निबंध संग्रह है। तो निबंध को भी इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है। तो खोठा काठे गैदे खड़ी ये निबंध संग्रह ये किनका लिखा गया है, तो ए.के. झा जी का लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा सामाजिक सरजुइत, ये सामाजिक सरजुइत जो निशान है ये एक तरह का काव्य है। ठीक है, हिंदी में जिसको आप काव्य कहते हैं ना, उसी को खोरठा में काव्य लिखा जाता है। ठीक है, तो काव्य भी इनका है जिसका नाम है सामाजिक सरजुइत निशान। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। कविता पुराण जो छुआ कविता है ना, तो कविता पुराण किनके द्वारा लिखा गया है, तो इनकी कुछ कृतियों में से एक आपको कविता पुराण भी याद रखना है। उसके बाद सैर सगरठ, है ना, जो उपन्यास है, ध्यान रखेंगे उपन्यास पढ़ने में बहुत मजा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सैर सगरठ ये एक तरह का उपन्यास है जो ए.के. झा जी का लिखा हुआ है। और मेका मेकी ना मेटमाट ये नाटक है। ठीक है, तो आपको कितना चीज मिल गया, कविता भी ये लिख रहे हैं, है ना, कविता भी रचना मिल गया कविता के तौर पे। उसके बाद आपने देखा कि निबंध भी मिल गया आपको। ठीक है, निबंध, इसके बाद काव्य मिल गया, है ना, हिंदी में अगर देखा जाए तो काव्य लिखा जाता है इसको। उसके बाद आपको क्या मिल गया, उपन्यास मिल गया, है ना, उपन्यास, तो उपन्यास की भी रचना इन्होंने किया है। साथ ही साथ नाटक को भी इन्होंने लिखा है। तो तरह तरह की रचनाएं जो है वो इनका आपको पढ़ने को मिलता है। ये सिर्फ मैं खोरठा भाषा के बात कर रहा हूं क्योंकि आपने खोरठा लैंग्वेज को चूज किया है और खोरठा लैंग्वेज में आपको पढ़ने को दिया गया है। ठीक है, खोरठा के अलग अलग साहित्यकारों के बारे में आपको पढ़ने को सजेस्ट किया गया है, सिलेबस में दिया हुआ है, जिसमें से आपको ए.के. झा जी के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अभी हम पीडीएफ से भी आप लोगों को बताएंगे कुछ और भी इंटरेस्टिंग जानकारी, लेकिन ये पॉइंट्स वो सारे पॉइंट्स हैं जो आपको जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर इनका संपादन देखें तो तितकी एक पत्रिका है ना जो इनके द्वारा संपादित किया गया है। एक टोकी फूल जो लोकगीत संग्रह है, ये भी आप याद रखेंगे। खोठा गद्य पद्य संग्रह जो ठीक है, खोठा गद्य पद्य संग्रह, और वहीं खोठा लोक कथा, खोठा में आपको ढेर सारे लोक कथा भी पढ़ने हैं। और दू डायर जिरहुल फूल, है ना, और ये सब जो है, ये दू डायर जिरहुल फूल जो है वो एक संज्ञा संपादन है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे आप। बहुत सारे लेखकों में आपको यह सब देखने को मिलेगा। संज्ञा संपादन जो है उसको आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और जो आपका खोठा लोक कथा है, तो लोक कथा में आपको टोटल सचिवालय के सिलेबस में 10 लोक कथा पढ़ने को दिया है। अब 10 में से 10 लोक कथा को मैंने पढ़ा रखा है। हमारे चैनल पे उसका मैराथन क्लास भी मिल जाएगा, लगभग 4 घंटे का वो क्लास है। आप 4 घंटे का क्लास करके पूरा 10 के 10 लोक कथा को आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया, ये कुछ बेसिक जानकारी था। अब आपको देखिए ये जो पीडीएफ जो आपको दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, है ना, इसमें और भी कुछ जानकारी दिया हुआ है जो शॉर्ट में हम आप सबको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे डॉक्टर ए.के. झा खोठा समेत झारखंडी भाषा सहित आंदोलन आगू पतांग जोधा लागतीन, मतलब खोठा भाषा के अगर आंदोलन की बात हो तो इसमें ए.के. झा जी का भी नाम आता है, हालांकि ये भी जीवित हैं। ठीक है, खोठा कांटी रूप के खोजे और डणवे में इनकर
बेपटरिया योगदान हकन, मतलब खोटा को एक सही रूप देने में, सही दिशा देने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत इंपॉर्टेंस है। मानक खोटा के स्थापित करेले ई रात दिन लागल परल हतीन, और खोटा को स्थापित, जैसे खोटा का बहुत बड़ा वर्चस्व नहीं था पहले, लेकिन खोटा को इन्होंने स्थापित करने के लिए रात दिन एक कर दिए। इनखरा खोटा विज्ञानी रूपे सब ले बोर्ड जानकार रूपे जानल जाए, और खोटा के विज्ञान के तौर पे, वैज्ञानिक के तौर पे इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इस झारखंडी भाषा सांस्कृतिक विशेषता के इंडियन साइंस कांग्रेस के एक गो सेमिनारे उल्लेख पढ़ के परिचय देल हतीन। तो तरह तरह के अगर देखा जाए तो अगर ए.के. झा जी के बारे में अगर देखा जाए ना, है ना, तो इन्होंने खोटा भाषा के लिए वो किया है ना जो किसी ने नहीं सोच भी नहीं सकता, जो किसी ने सोचा भी नहीं था, उस चीज को इन्होंने किया है। ठीक है, खोटा भाषा के क्षेत्र में, और खोटा को एक सही रूप प्रदान करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, झा जी भाषा विज्ञान साहित्यकार के संगे संगे मौसम विज्ञानों लगतीन। अब देखिए झा जी जो थे वो अजित कुमार झा, ये जिनके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, ये भाषा विज्ञान साहित्यकार के साथ साथ एक तरह के मौसम वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, इसलिए आपने देखा यहाँ पे कि महादेशोत्तम शताब्दी रत्न जो मौसम विज्ञान के क्षेत्र से इन्हें प्राप्त हुआ है ना, ये सम्मान, इनको ये उपाधि मिला है। ठीक है, तो इसके बारे में भी याद रखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ भाषा वैज्ञानिक नहीं बल्कि इन्होंने मौसम में भी बहुत इंटरेस्ट रखा। और इनकी भाषा के बारे में मैंने बताया कि हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, संथाली, मुंडारी और सदानी पारिवारिक सभी भाषा जानकार लगती है, मतलब इतने भाषा परिवार की ये जानकारी रखते हैं। इनकर कलम गैद पर 2 रुपये खोटा हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला कई एक भाषाएं चलते आयल हैं, मतलब गद भाग में भी और पद भाग में भी इनका कलम चला है। मकिन खोटा तोहर मातृभाषा सही ले सब ले बेसी रचना खोटा है। और चूंकि भाषा के तो जानकार बहुत हैं, बहुत तरह के भाषा के जानकारी है, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा, लेकिन खोटा जो है वो इनका अपना भाषा है ना, इसलिए सबसे ज्यादा रचनाएं आपको किस में मिलेगा, तो खोटा भाषा में ही मिलेगा। अब रचनाओं की अगर बात करें तो रचना में बहुत सारी रचना के बारे में मैंने बता दिया। यहाँ पे देखिए कृतियां, है ना, कृतियां में मैंने ये 5-7 कृतियां मैंने आपको बता दिया। उसके बाद संपादन के बारे में भी आपको पढ़ना है, तो टोटल ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने बोर्ड पे मेंशन कर दिया है, सब कुछ आपको समझा दिया बेहतरीन ढंग से। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। और भी किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है इसलिए क्लास शॉर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट करके बता दीजिए, कोशिश करेंगे आगे के क्लास में उसको ठीक कर देने का। ठीक है, इस क्लास में हम लोग एक नए साहित्यकार के जीवनी को स्टडी करने वाले हैं, बल्कि आज एक नहीं 2 साहित्यकारों के बारे में हम लोग समझेंगे। पहला जिस साहित्यकार को आज हम पढ़ाने वाले हैं उनका नाम है श्याम सुंदर महतो श्याम, और दूसरा जिसके बारे में हम पढ़ाएंगे वो है विश्वनाथ नागर। ये दोनों के बारे में आपको सचिवालय और नगर पालिका दोनों में पढ़ने को दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में समझने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए एक एक करके चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने बोर्ड पे नोट डाउन कर दिया है, और इसी से आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं श्याम सुंदर महतो के बारे में। श्याम सुंदर महतो, जिनका उपनाम श्याम भी है, ठीक है, इनको प्यार से श्याम भी कहा जाता है। इनकर जन्म 5 सितंबर 1936 ईस्वी के भेल है, मतलब इनका जन्म जो है वो 5 सितंबर 1936 ईस्वी को हुआ था। लेकिन जन्म स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए, जन्म स्थान, तो जन्म स्थान इनका जो है वो खेसमी गोमो के, मतलब गोमो में ही पड़ता है। गोमो स्टेशन जिसको आप लोग कहते हैं ना, धनबाद से पहले एक जो स्टेशन है गोमो, तो खेसमी गोमो एक गांव है। ठीक है, गोमो में ही एक गांव पड़ता है खेसमी, जो धनबाद जिला के अंतर्गत आता है, तो वहीं पे इनका जन्म हुआ था। अगर पार्टिकुलर प्लेस पूछेगा तो गोमो या फिर खेसमी आप बताएंगे, और अगर जिला पूछेगा तो जिला धनबाद में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका माँ का नाम, मतलब माता का नाम जो था वो गंगामणि देवी, और पिता इनके जो है केदारनाथ महतो। ठीक है, तो गंगामणि देवी और केदारनाथ महतो ये इनके माता और पिता हुए। हालांकि श्याम सुंदर महतो जी की अगर शिक्षा के बारे में बात करें, इनका शिक्षा कहाँ तक हुआ था, कहाँ तक ये पढ़े लिखे थे, तो इनका शिक्षा जो है वो मैट्रिक 1956 ईस्वी में आज़ाद हाई स्कूल गोमो में ही एक आज़ाद हाई स्कूल था,
जहां से 1956 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिकुलेशन को पास किया, मैट्रिक पास किया, ठीक है। और बीए इन्होंने 1960 ईस्वी सप्त कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से पास किया, ठीक है। ये इनका शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से कि उन्होंने मैट्रिक कहाँ से पास किया था, तो मैट्रिक आजाद हाई स्कूल गोमो से किया था। और वहीं अगर बीए पूछा जाए तो 1960 ईस्वी में उन्होंने सप्त कोलंबस कॉलेज हजारीबाग, ठीक है, आप सभी जानते हैं कि सप्त कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में है, यहीं से इन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट किया था। चाकरी, अब चाकरी का मतलब होता है यहाँ पे नौकरी, ठीक है। तो ये नौकरी क्या करते थे, तो बोकारो स्टील कारखाना, जिसको आप बोकारो स्टील लिमिटेड कहते हैं, ठीक है, तो इसमें ये क्या करते थे, तो नौकरी करते थे। और किस पोजीशन पे नौकरी करते थे, तो ये अकाउंट सेक्शन थे, ठीक है, अकाउंट सेक्शन के डिपार्टमेंट में ये नौकरी करते थे। हालांकि 1997 ईस्वी में यहाँ से ये रिटायर हो गए, ठीक है। तो अगर नौकरी चाकरी के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे, ये बोकारो स्टील कारखाना के अकाउंट सेक्शन में ये नौकरी करते थे। इनका रिटायरमेंट जो है 1997 ईस्वी में हो गया था। अब इनकी लिखी गई कुछ कृतियां है ना, जो बहुत तरह तरह की किताबों को जहां से क्वेश्चन पूछता है आप लोग से, ठीक है, तो उसमें से अगर देखा जाए तो मुक्तिक डहर एक खोरठा खंड काव्य है। इन्होंने ये शहीद शक्तिनाथ महतो की जीवनी पर आधारित इस चीज को लिखा था, ठीक है। ये जो मुक्तिक डहर जो लिखा है ना, ये शहीद शक्तिनाथ महतो के जीवनी पे आधारित है, ठीक है, इस पे इन्होंने लिखा है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो चेड्राक मुंडे बेल, ये कविता संग्रह है, इसको भी इन्होंने लिखा है। तो ये एक डिटेल कह लीजिए किन के बारे में, तो श्याम सुंदर महतो के बारे में। और श्याम सुंदर महतो के बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है कि उनका नाम क्या था, जन्म कब हुआ, जन्म स्थान कहाँ है, या फिर माता पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता अगर पूछा जाएगा कि शिक्षा वो कहाँ से प्राप्त किए थे, तो ध्यान रखेंगे 1956 ईस्वी में वो मैट्रिक पास किए थे, कहाँ से, आज़ाद हाई स्कूल गोमो से। और 1960 ईस्वी में वो सप्त कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से वो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, है ना। अगर नौकरी के बारे में पूछा जाए तो वो बोकारो स्टील कारखाना में वो नौकरी करते थे, ठीक है। 1997 ईस्वी में वहाँ से इनको रिटायरमेंट दे दिया गया, रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद इनकी कुछ कृतियाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो पहला जो श्याम सुंदर महतो हैं, इनके बारे में आप समझ गए। चलिए आज की इस क्लास का दूसरा जो साहित्यकार है उनके बारे में हम लोग समझते हैं। इनका जन्म 7 जनवरी 1939 ईस्वी, मतलब जो विश्वनाथ नागर हैं उनका जन्म 7 जनवरी 1939 ईस्वी को हुआ था। अगर जगह पूछा जाए, ठीक है, तो धनबाद जिला में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और एक्चुअल में ये निबंध में लिखा हुआ है, इनके जीवनी में लिखा हुआ है कि एक किसान घर से बिलोंग करते थे, ठीक है। एक इनके माता पिता जो है वो खेती गृहस्थी का कार्य करते थे, खेती बाड़ी का कार्य करते थे। इवन ये भी जो है वो खेती बाड़ी का काम करते थे, लेकिन समय निकाल करके कुछ कृतियों को इन्होंने भी लिखा, कुछ किताबों को इन्होंने भी लिखा जो काफ़ी फेमस हुआ। इसलिए हम लोग विश्वनाथ नागर जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और ये खोटा के बहुत अच्छे साहित्यकार के रूप में बन करके उभरे थे। तो इनका जन्म जो है वो 7 जनवरी 1939 ईस्वी को हुआ था। और इनके पिता का नाम, बापे का नाम मतलब होता है पिता का नाम, ठीक है। तो बापे का नाम जो था वो जादू रवानी, है ना, ये इनके पिता थे। और माए का नाम अगर पूछा जाए तो फुलमणि देवी, फुलमणि, क्या है, फुलमणि। तो फुलमणि देवी जो है वो इनकी माता थी। इनका शिक्षा जो है वो इंटर तक ही ये किए थे, ठीक है। अगर इनका क्वालिफिकेशन पूछा जाए तो ये इंटर पास थे, इससे ज़्यादा इन्होंने पढ़ाई नहीं किया। 1960 ईस्वी में क्या हुआ था कि 1960 ईस्वी में खोटा जगते आयल हलतीन, मतलब ये जो व्यक्ति हैं विश्वनाथ नागर, ये अपना खोटा के इस क्षेत्र में कदम कब रखे थे, तो 1960 ईस्वी में। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 1960 ईस्वी में खोटा जगते आयल हलतीन, मतलब ये 1960 ईस्वी में खोटा के इस जगत में इन्होंने अपनी कदम को रखा। खोटा साहित्य समिति के ये सचिव भी रहे थे, श्री दिनेश दिनमणि, है ना, इन्हीं के द्वारा ये खोटा साहित्य समिति का गठन किया गया था, जिसके सचिव के तौर पे इनको नियुक्त किया गया था, सचिव के तौर पे इनको चुना गया था। तो ध्यान रखेंगे, खोटा साहित्य समिति के ये क्या रहे थे, सचिव रहे थे। अगर इनकी कृतियां देखा जाए तो इनकी कृतियां में रांगा लाठी जो एक गीत संग्रह है ये प्रकाशित हुआ। लेकिन बाकी अगर सुलक साई या फिर खयाम तौर, मधु गीत,
या झींका फूल ये सब देखा जाए तो ये सब भी गीत संग्रह है, लेकिन ये अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। ठीक है, तो प्रकाशित जो हुआ है उसमें बस एक ही आप याद रखेंगे, रांगा लाठी। रांगा लाठी जो एक गीत संग्रह है, बाकी भी गीत संग्रह इनका लिखा गया है ना, इनकी रचनाएं हैं, लेकिन अभी तक वो प्रकाशित नहीं हुआ है। तो ये दोनों, अगर दोनों के बारे में देखा जाए तो बहुत बड़ा, बहुत विशाल जीवनी नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत ठोस है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो पहला आप ध्यान रखेंगे श्याम सुंदर महतो के बारे में, है ना, और इनके बारे में डिटेल में आप इसको अपने हिसाब से नोट्स तैयार कर लेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, मैंने यहाँ पे समझा दिया। और विश्वनाथ नागर जी के बारे में भी आप इसको अपने हिसाब से नोट्स बना लेंगे, इसी के अंदर से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। हालांकि बहुत सारे लेखक ऐसे हैं जिनका जीवनी बहुत बड़ा है और उनसे रिलेटेड क्लास जो है वो बहुत लंबा जाता है, लेकिन इन लोग से इतना ही से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए। इसके बाद अगर किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हालांकि इससे पहले मैंने कई खोटा साहित्यकारों के बारे में पढ़ा रखा है। ठीक है, मुझे लगता है ये लास्ट क्लास है। इसके पहले मैंने 5-6 साहित्यकारों के बारे में आपको पढ़ा रखा है। अगर आप में से कोई उस वीडियो को मिस किए हैं या फिर उनके बारे में नहीं स्टडी किए हैं, तो आप जा करके उन सारे वीडियोस को देख लीजिए, ताकि साहित्यकारों के बारे में जो आपको पढ़ने को दिया गया है, उनकी जीवनी कर लीजिए या फिर उनके ऊपर निबंध कर लीजिए, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से 6 वीडियो में टोटल 7 साहित्यकार जो आपको पढ़ने को दिए गए, इसके बारे में मैंने कंप्लीट कर दिया। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, और अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। रह गया सवाल इन सब का ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव भी बहुत जल्द लेकर के आएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह का बनेगा और किस तरह का क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में टाइम टेकन होगा, ठीक है, समय लेगा, या फिर किस तरह का क्वेश्चन आपको फंसाने का कोशिश करेगा। तो हर तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम आप लोगों को कराएंगे। लेकिन फिलहाल अभी अगर इन 7 साहित्यकारों की जीवनी को अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है इस वीडियो को, तो आप जरूर देखें। ठीक है, तो मिलेंगे फिर से एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।